एक बहुत ही बेहतरीन और बिल्कुल नए तरह के एकल सत्र के बाद, जो कम से कम मेरे लिए भी, मैं तो खुद अगर केवल अपने बारे में सोचूं तो मैंने बहुत सी बातें उसमें सीखी। ज़्यादा कुछ कहने के लिए मेरे पास नहीं था, क्योंकि उस तरह की कोई स्कॉलरशिप मेरे पास नहीं है। तो उसके लिए डॉक्टर नेहा भट्ट को धन्यवाद, रुचिका जी को धन्यवाद। और अब हमारे विचार गोष्ठी का बिल्कुल अंतिम पड़ाव आप पहुंचा है, और तीसरा और अंतिम सत्र होगा। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर विजय झा करेंगे, हमारे साथी। विजय कहाँ हो भाई? आओ, आप लोगों को देख के लोग आकर्षित होंगे। और हमारे बीच में बहुत ही वरिष्ठ इतिहासकार और विदुषी प्रोफेसर सीमा बावा हैं, जो कला इतिहास में स्त्री देह के ऊपर के प्रकरण के ऊपर प्रकाश डालेंगी। प्रोफेसर बावा, प्लीज कम। और एक बार फिर हमारे साथ होंगे प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी, जो हिंदी का एक पुराने जमाने में जो प्रकाशित हुआ था एकाकिनी, जो एक लेस्बियन स्त्री समलैंगिकता आधारित उपन्यास, विषय आधारित उपन्यास है, उसके बहाने इस प्रश्न के ऊपर गौर करेंगे। और डॉक्टर रुचिका शर्मा, आरंभिक उपनिवेशवाद और स्त्री देह। प्लीज डू कम। और हम लोगों को जरा समय की जो संहिता है उसका पालन करना है, क्योंकि 5 बजे अगर हम लोग खत्म नहीं करेंगे अपने कार्यक्रम को, हमारे पास पूरे 2 घंटे हैं, खत्म नहीं करेंगे तो वो लोग फिर आने लगते हैं और धमकाने लगते हैं वहां पर दरवाजे से कि आप खत्म कीजिए। तो उन धमकियों से बचने के लिए जरूरी है कि हम लोग 5, सवा 5 तक जरूर इसको खत्म कर दें, और 5 मिनट धन्यवाद ज्ञापन के लिए भी सुरक्षित रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ हाँ, खाना अच्छा था। हाँ, उम्मीद है सेशन भी उसी तरह से होगा, डिलीशियस। 3 प्रस्तोता हैं और तीनों के विषय जो है उसमें स्त्री देह पर फोकस है। स्त्री देह, तो मैं तो पुरुष हूं, तो स्त्री देह पर क्या बोलूं, लेकिन जनरल स्टडीज का स्टूडेंट हूं, तो उस लिहाज से स्त्री देह एक पेपर हमारे विषय में हुआ करता था। तो जितना हम जानते हैं उसके हिसाब से यह कहेंगे कि स्त्री को देह में ही बांध दिया गया पितृसत्ता द्वारा। कहा गया कि देह ही नियति है तुम्हारी, और इसीलिए फेमिनिस्टों को उस देह से बाहर निकलने की हमेशा कोशिश भी करती रहनी पड़ती है। तो हिंदी में इसलिए देह विमर्श भी हो जाता है। अब ये समझने वाली बात है कि जो सत्ता में पुरुष है वो देह में बांध रहा है, और वही विमर्श के लिए भी आपको मजबूर कर रहा है कि देह के दायरे में ही विमर्श भी कीजिए। तो यहाँ तो उपनिवेशवाद में भी नस्ल और स्त्री की देह परस्पर गुथे हुए थे। वो एक अफ्रीकन स्त्री याद होगा जिनको ब्रिटेन में और फ्रांस में नुमाइश के लिए रख दिया गया था, उनके जननांगों को भी काट के म्यूजियम में रखा गया था। तो अपनी नस्लीय श्रेष्ठता व्यक्त करने के लिए वो जो कॉलोनाइज्ड वीमेन थी उनकी सेक्सुअलिटी और उनके देह को नॉर्म से डेविएंट उन्होंने करार दिया। अब देखते हैं कि रुचिका जी आरंभिक उपनिवेशवाद में और स्त्री देह की क्या स्थिति थी और क्या चल रहा था उसको लेके क्या बोलती हैं। रुचिका जी आप। आप मुझे आखिरी 5 मिनट में कमेंटर प्लीज दे देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अक्सर इतिहासकारों को एटलीस्ट नॉर्थ इंडिया में तो हिंदी में बोलने का मौका बहुत कम मिलता है। तो मेरे लिए ये एक चुनौती भी है और एक नई तरह का
एक लेसन भी मेरे लिए है, क्योंकि क्लास में हिंदी में बोलना और अपनी रिसर्च पर, जो कि अधिकतर ब्रिटिश सोर्सेज पे रही है, उसमें हिंदी में बात करना शायद मैंने आज तक कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। तो अगर कुछ गलतियाँ हो तो उसके लिए मुझसे पहले से क्षमा। मैं अपना सेशन शुरू करने से पहले आपके सामने अपनी बुक आई जस्ट वांट टू पास इट ऑन। ये मेरी नई किताब है जिसका टाइटल है कॉन्क्यूबिनेज, रेस एंड लॉ इन अर्ली कॉलोनियल बंगाल। ये भी हाल ही में आई है। जो मैं आज बात करने वाली हूँ ये मेरी रिसर्च का एक चैप्टर का एक हिस्सा है, क्योंकि मैंने इस किताब में बात किया है कि हम अक्सर जब नेटिव जो भारतीय स्त्रियां जो एक कॉन्क्यूबाइन के रूप में ब्रिटिश पुरुषों के साथ रही हैं 18वीं शताब्दी के ब्रिटेन में, हम बोलते हैं उनका कोई या तो इतिहास नहीं है या विलियम डैलिम्पल काइंड ऑफ इतिहास में उसको एक रोमांसकारी, एक बहुत ही एक तरफा इतिहास के रूप में देखते हैं। इतिहास कभी भी एक तरफा नहीं होता है, जो एक तरफा होता है वो इतिहास होता ही नहीं, मैं कहना चाहूंगी। तो इसीलिए उस चीज को चैलेंज करते हुए मैंने विल्स को एक व्यक्तिगत सोर्स के रूप में पढ़ा कि क्या उस डोमेस्टिक या वो जो घरेलू परिवेश में जो वो भारतीय औरतें ब्रिटिश पुरुषों के साथ रह रही हैं, क्या हम उनकी रोजमर्रा की जिंदगी के इतिहास को लिख सकते हैं। कोई क्रांति नहीं है, कोई संग्राम नहीं है, लेकिन उनके जीवन को पहली बार उनके इतिहासों को हम रिट्रीव कर सकते हैं इतिहास से या नहीं। तो उस सवाल के साथ साथ एक सवाल ये भी आया कि जो ये ब्रिटिश पुरुष या जो यूरोपीय पुरुष जो हिंदुस्तान आ रहे हैं वो किस तरह की सोच से यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि ये तो जाहिर है कि सोच एक दिन में नहीं बनती है, आप बहुत सारे अनुभवों प्रभावों को लेकर अपनी सोच बनाते हैं। तो एक चीज तो हम ये देखेंगे कि जो मैं टाइटल रखना चाहा कि वेल्ड एंड रिवील्ड, मुझे इसका हिंदी में हम लोग अजय और मैं बात कर रहे थे कि पर्दा और बेपर्दा रखा जाए, क्योंकि बेपर्दा जो शब्द है उसका एक बहुत अलग तरह का मीनिंग हो जाता है। लेकिन हम जो मेरा इसमें बेसिक आर्गुमेंट होगा वो ये होगा कि चाहे वो औरतों का शरीर वेल्ड हो, छुपा हुआ हो, पर्दे के भीतर हो, या पर्दे के बाहर दिखने वाली औरतें जिसमें नॉच वुमेन है, परफॉर्मिंग आर्ट वाली वुमेन है, घर में काम करने वाली औरतें, घाट पे कपड़े धोती नहाती औरतें हैं, उन हर बॉडी को एग्जॉटिक भी करा गया है और एरोटिसाइज भी किया गया है। चाहे उनका शरीर दिख रहा हो या ना दिख रहा हो, उनको शरीर तक रख करके सीमित कर दिया गया है। मेरा एक सवाल जो मैं और अपने आप से पूछ रही हूँ कि क्या सिर्फ पाश्चात्य पुरुष ऐसा कर रहे हैं या बाकी कलाओं में, क्षेत्रों में भी यही चीज करी जा रही है? ये मेरे लिए सवाल है, ये आपके लिए सवाल नहीं है, क्षमा करें। तो मैं अपना प्रेजेंटेशन शुरू करना चाहूंगी। एक कविता मैंने पढ़ी थी डॉन जुआन की, जिसमें लाइन है, व्हाट मेन कॉल गैलेंट्री एंड गॉड्स अडल्ट्री इज मच मोर कॉमन व्हेन द क्लाइमेट इज सल्ट्री। इस कविता के साथ जो मुझे बहुत भयंकर एक चीज का जो एहसास हुआ वो ये हुआ कि कैसे औरत का शरीर अक्सर एक भूगोलिक जगह के मौसम के साथ जोड़ दिया जाता है। बहुत रिसर्च इस पे हो चुकी है, एनवायरमेंटल ओरिएंटलिज्म या बहुत सारे और भी काम करे गए हैं। तो ये कहा जाता रहा कि गर्म देशों की जो औरतें होती हैं वो जल्दी जवान हो जाती हैं, तो इसीलिए यहाँ पर जल्दी शादियां कर दी जाती हैं और बहुत सेक्सुअल होती हैं। और ये डिस्कोर्स किया जा रहा है यूरोपीय पुरुषों द्वारा जो यूरोप से यात्राओं के दौरान, एक्सप्लोरेशंस के दौरान एशिया की तरफ आ रहे हैं। और इसका कोई साइंटिफिक कोई रिसर्च नहीं है, ये एक पुरुष की ओपिनियन है जो कि फैक्ट बन जाती है, कि तथ्य है क्योंकि मैंने बोल दिया है। हाँ, और इसके पीछे कोई तब तो रिसर्च नहीं थी और अब है तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये बात जब कही जा रही है तब रिसर्च नहीं थी, ये मैं तय से बिल्कुल जोर से कह सकती हूँ। तो अक्सर औरतों के शरीर को, अगर हम शब्द देखें वर्जिन लैंड, वर्जिन टेरिटरीज, हम अक्सर देखते हैं कि जिन शब्दों से हम खाली जमीन, जो अनकॉलोनाइज जमीन होती है, वही शब्दों का प्रयोग हम औरतों के शरीरों के लिए भी करते हैं। जैसे जमीन को कॉलोनाइज किया जाता है, औरतों के शरीरों को भी कॉलोनाइज करना। आपने कहा पुरुष ने, मुझे लगता है कि स्त्री देह के बारे में पुरुषों ने तो आज तक संवाद किया है, अब तो हम संवाद करने आई हैं यहाँ पर। अब देखिए संवाद कैसे बदलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर ट्रॉपिकल वेदर की बात करें, गर्म मौसम की बात करें, वो इन यूरोपीय सोर्सेज में सिर्फ इनकन्वीनियंस हो, मलेरिया या गर्मी या पंखा नहीं है या किस तरह से जिएंगे, उस समस्या के साथ साथ उसको एक बार रोमांटिसाइज भी किया गया। मैंने बहुत पहले अपनी शुरुआती रिसर्च में 2004 या 5 के आसपास एक पत्र पढ़ा था एक यूरोपीय पुरुष का, जो अपनी वाइफ को लिख रहे हैं इंग्लैंड में कि प्लीज यहाँ पर मेरे साथ में आ जाओ, बिकॉज जो यहाँ का वेदर है ये
एक्साइट्स वन टेरिबली, वो तो धमकी दे रहा है कि मैं कॉन्क्यूबाइन रख लूंगा, तुम यहाँ मेरे साथ रहने के लिए आ जाओ। तो उसमें कोई मिसिंग या लॉन्गिंग की जगह उसने एक मौसम को इसका ब्लेम दिया। अपनी चाहत की जगह मौसम ही ऐसा है। और तो हम देखते हैं कि अर्ली जो कॉलोनियल इमेजिनेशन है उसमें जो एक एशिया की जो क्षेत्र है, जो ज्योग्राफी है और वहाँ के जो लोग हैं उनको फेमिनाइन दिखा दिया गया। जो बाद में हमें यूएस में भी अगेंस्ट ब्लैक्स की ये बड़े भोले हैं, बिल्कुल बच्चों की तरह मासूम हैं। मैं कई बार हंसती हूँ कि बॉलीवुड के गाने भी हमें मासूम बोलते हैं, पर हम औरतें मासूम भी हो सकती हैं और गैर मासूम भी हो सकते हैं। तो हम जब किसी को मासूम कहते हो तो उसमें बहुत सत्ता होती है, क्योंकि हम आपको डिफाइन कर रहे हैं। आप नहीं जानती हैं आप कैसे, मैं बताऊंगा आप कैसी हैं, आप बहुत मासूम हैं। तो यहाँ पर भी इस कॉलोनियल कन्वर्सेशन में सारे के सारे कॉलोनियल लोगों को एक तरह से फेमिनाइज दिखाया गया। और फिर हम देखते हैं कि जो बहुत रिसर्च की गई है कि कॉलोनियलिज्म एक मैस्कुलिनिस्ट एंटरप्राइज था। पुरुष आते हैं, अपनी सत्ता जमाते हैं और वो तय करते हैं बिकॉज दे विल राइट। सीए बेली का बहुत अच्छा एक काम है नॉलेज को एक पावर के रूप में देखना, कि आपको जो डिफाइन कर रहा है वो आपके बारे में आपसे अधिक जानता है। दे विल डिफाइन यू बेसिकली। सो ज्योग्राफिकल एंड सेक्सोलॉजिकल जो होमोलॉजीज हैं बिटवीन फीमेल बॉडी एंड ट्रॉपिक्स विद इट्स वार्म क्लाइमेट, यहाँ पे गर्म क्लाइमेट है, लश वेजिटेशन है, ये एक तरह से एक फैंटेसी बन जाती है जो ट्रॉपिकल औरत के शरीर पर उसकी सेक्सुअलिटी को, शी इज मोर सेक्सुअल देन अ वाइट वुमन, क्योंकि वो ठंडे प्रदेश से आती हैं। इस तरह की भाषा हमें अक्सर जो विल्स में भी देखने को मिलती है, ट्रैवल लॉग्स में। हालांकि विल में कोई जगह नहीं है ऐसी बात की, लेकिन कैसे बायसेस, व्यूज, ओपिनियंस हमें लीगल डॉक्यूमेंट्स में भी कहीं ना कहीं सीप इन करते मिल जाते हैं। कमिंग टू एक सांस्कृतिक जो एक शौक रहा होगा जब भी कोई व्यक्ति ट्रैवल करता है बहुत नई जगह, तो ये बात तो बिल्कुल तथ्य है कि उसके लिए वो एक, चाहे वो बहुत सालों की जर्नी हो या कुछ महीनों की जर्नी हो, एक तरह से एक बहुत कुछ नयापन दिखता है। तो ये चीज जो ट्रैवलॉग्स ने हमारे लिए जो किया है कि कई बार जिसको हम रोजमर्रा की चीज सोच करके भूल जाते हैं, ट्रैवलर्स उन्हीं बातों को लिख रहा है। 17वीं 18वीं शताब्दी की जो बातें हमें पता भी नहीं होती शायद, अगर ट्रैवलर्स ने उनके बारे में लिखा नहीं होता। यहाँ प्रश्न उनके नजरिए का है। और दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगी कि हम अक्सर सोचते हैं कॉलोनियल थॉट एक कोई सिंगुलर थॉट नहीं है। कॉलोनियल थॉट में भी मल्टीपल तरह के थॉट हैं। एक व्यक्ति आपको बता रहा है कि ना ही हिंदू ना ही मुसलमान पुरुष अपनी औरतों के जो वर्चूज का सही अनुमान लगाता है, क्योंकि उनको रिस्ट्रेंट में रखना, तो वो जस्टिफाई कर रहा है कि क्यों हिंदू या मुसलमान पुरुष अपनी औरतों को कंट्रोल में, पर्दे में रखते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो बात कही जा रही है, इसके अलावा बहुत सारा जो काम है जो 17th-18th सेंचुरी में ट्रैवलर्स आते हैं, अक्सर हम उनका बहुत अच्छा क्रिटिक रूबी लाल ने अपनी किताब में किया है, जो कहती है कि डोमेस्टिसिटी इज पावर। सिर्फ घर में रह लेना का मतलब ये नहीं है कि बाइनरी है कि घर में है तो सत्ता नहीं है, बाहर है तो सत्ता है। सत्ता, पावर हर जगह है। आपको उसको पहचानने की जरूरत है। उसका स्वरूप अलग हो सकता है पुरुषों और औरतों के लिए, क्योंकि हमने अनुमतियां ही अलग दी हैं औरतों को पुरुषों से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सत्ता के साथ औरतों का रिलेशनशिप नहीं है, बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। लेकिन हम देखते हैं कि एक टेक्स्ट में उसी चीज को किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है। जैसे मानुची जब आते हैं, तो मानुची जो लिखते हैं मुगल दरबार की औरतों के बारे में, बिना देखे वो उनको देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनकी लाइफ के बारे में ऐसा लग रहा है कि मानुची सामने रूबरू बैठ करके बात लिख रहे हैं। उनको एकदम सेक्सुअल क्रीचर्स की तरह क्रिएट कर दिया जाता है, बिना देखे, बिना जाने। और सोर्स क्या होता है? बाजार गॉसिप। हमारे पास कोई सोर्स नहीं है कि मानुची ऐसा क्यों लिख रहे हैं, और उनकी जो फैंटेसी है वो जो नजर आती है। इसके साथ साथ कई बार हमें ये भी समझ में आता है कि जब वो लिख रहे होते हैं, लगभग वैसा ही डिस्क्रिप्शन ऑटोमन हरम के लिए लिख कर आए होते हैं, और एग्जैक्टली हूबहू वही डिस्क्रिप्शन फोटोकॉपी की तरह से वो मुगल जो राजशाही औरतें हैं उनके लिए भी लिख रहे हैं। तो इसमें क्या डिस्क्रिप्शन सेम है या व्यू पॉइंट सेम है, या आपको लग रहा है कि पर्दे में रहती होगी तो ऐसी ही होगी। अक्सर वो लिखते हैं कि पर्दे के पीछे औरत क्यों रखी जा रही है, बहुत खूबसूरत है या बहुत बदसूरत है, हाँ बहुत सेक्सुअल है या मतलब बिल्कुल ही किसी डजंट हैव एनीथिंग टू से, क्योंकि पढ़ी लिखी तो है नहीं। तो इस तरह की भाषा अक्सर मिलती है जहाँ क्यूरियोसिटी भी है, लेकिन बिना किसी बात को जाने जजमेंट भी कर दिया जाता है। फिलिप डॉर्मर स्टैनहोप जो 1774 में हिंदुस्तान में आता है, वो भारतीय औरत को
एक तरह से एग्जॉटिक तरीके से रिप्रेजेंट करता है। और फिर लिखता है, यू वुड थिंक इवन दिस harem extravagance in some degrees pardonable had you once experienced the attractive charms of an Asian beauty। मैं कई बार सोचती हूँ कि क्या अट्रैक्टिव चार्म्स बोलने से स्त्री का इतिहास सामने आ जाता है? क्या एक औरत को आकर्षक बोल देने से ही उसका इतिहास हम लिख देते हैं? क्या एक औरत का आकर्षक होना इज इक्वल टू हर हिस्ट्री एंड फुल स्टॉप? नहीं, आई एम श्योर नॉट। और मजे की बात यह है, उसने सब औरतों को देखा भी नहीं है। जो वो लिख रहा है वो उसकी सोच है, जैसा कि वो उन औरतों को इमेजिन कर रहा है। तो पर्दे के पीछे रहने वाली औरतों के बारे में आप फैंटेसाइज कर सकते हैं, क्योंकि आपने उन्हें देखा ही नहीं है, राइट? इसका मतलब क्या हम जेंडर्ड अगर देखिए नजरिए से, सो मार्था शेरवुड जब हिंदुस्तान आती है अपने पति के साथ, एक बहुत इवेंजेलिकल क्रिश्चियनिटी को लेकर के बहुत गूढ़ विचार रखने वाली महिला है, और उनका एक बहुत अच्छा सा नॉवल है द आया करके, जिसमें वो बात करते, तो उनका मानना था कि भारतीय औरतें जो हैं उनकी चार्म सिर्फ बाहरी है, हमारी तरह उनमें अंदर से जो सोच है, जो गंभीरता गहराई है, वो इनमें देखने को नहीं मिलती है। नाउ इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, बिकॉज हम लोग सोचेंगे कि अगर एक औरत ट्रैवलर है तो उसकी शायद ट्रैवल राइटिंग में एक संवेदनशीलता होगी। मुझे बहुत ही एक वियर्ड सा मैंने एक डिस्क्रिप्शन पढ़ा था, जहाँ पे एक महिला जो ट्रैवलर है अपने पति के साथ आती हैं 18th सेंचुरी में, वो लिखती है कि भारतीय औरतें अपनी आंखों को लंबा करती हैं काट करके। एंड आई तब से मैं ढूंढ रही हूँ उस रेफरेंस को, मुझे कोई रेफरेंस नहीं मिला है कि बच्चे की आंखों को काट दिया जाता है। एंड आई रिमेंबर द वर्ड शी यूजेस, शी सेज दे गेट मोर रूम फॉर प्ले, टू बीइंग प्लेफुल, कि आंखों को यूज करना एक प्लेफुलनेस है। मतलब अगर मैं यहाँ देख रही हूँ तो वो उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट नहीं है, मैं सिर्फ प्लेफुल होना चाह रही हूँ। तो मुझे लगा कि कुड इट बी पॉसिबल कि फीट बाइंडिंग तो चाइना में होती ही थी। मैंने बहुत सर्च किया, मुझे आंख काटने का कोई रेफरेंस, अगर आपके पास किसी के पास हो तो बताइएगा, मुझे कहीं नहीं मिला। लेकिन लुक एट द वे इन विच अगेन एक औपनिवेशिक जो नजरिया है, जो भी औपनिवेशिकवाद बना नहीं है, लेकिन फिर भी जो अदरिंग है वो कितनी आसानी से शब्दों से, विचारधाराओं से शुरू कर दी जाती है। इसके साथ साथ बहुत सारे जो जनाना के हमें डिस्क्रिप्शन मिलते हैं, जॉन फ्रायर 17th सेंचुरी में लिखते हैं, जो कहते हैं कि इनकॉन्टिनेंट डिजायर्स ऑफ हैरम वुमेन, कि चूंकि हरम में रहती हैं तो सेक्सुअली डिप्रेव्ड ही होंगी। मानुची के जो राइटिंग है वो तो स्कैंडलस राइटिंग है। वहां इनका मानना है कि फैलस जो शेप की जो सब्जियां हैं उनको काट करके हरम में भेजा जाता है, क्योंकि women might gratify themselves and things like that. It's extremely, and there is no proof of that. That's the best thing. Eva Kari again एक ट्रैवलर है 17th सेंचुरी में, जो बोलते हैं कि hundreds of wives of Oriental kings as kings flock, mind the word, ये flock शब्द हम बेसिकली भेड़ों के लिए यूज करते हैं, kings flock but did not see them as beautiful wives but rather as sensual beings as wives for pleasure. So इन ट्रैवलर्स के लिए अक्सर बाजार गॉसिप उनका सोर्स बन जाती है। जो मुझे किस्सा बहुत फैसिनेट करता है वो थॉमस रो का है, जो जहांगीर के दरबार में आते हैं एक ऑफिशियल कैपेसिटी में। वो बाजार से गुजर रहे होते हैं और कुछ औरतें पर्दे में एक जो डोली सी होती है उसमें जा रही होती हैं, और उनको लगता है कि वो बहुत पावरलेस हो गए, क्योंकि वो औरतें उन्हें देख पा रही हैं पर वो उन औरतों को देख नहीं पा रहे हैं, और उनको उनके हंसने की आवाज आती है। वो जानते हैं कि वो उन पर हंस रहे हैं, बट ही हैज नो वे ऑफ नोइंग वो कैसी दिखती हैं, किस उम्र की हैं। एंड ही सेज दैट इट्स अ वेरी क्यूरियस थिंग, व्हेन आई लुक्ड अप they retired and they were so merry that I suppose they laughed at me. So this is a very fascinating sort of passage. इसके अलावा जो पब्लिक स्पेसेस में औरतें हैं, बिफोर आई कम टू नॉच वुमेन, आई ऑल्सो वांट टू टॉक अबाउट कि कैसे जो भारतीय औरतों के देह है उनको एक आप जेंडर करते जा रहे हैं, कि घाट पे नहाने जैसी एक नॉर्मल प्रक्रिया को आप कितना सेक्सुअलाइज कर रहे हैं, क्योंकि आपके लिए वो चीज नई है, पर आप उसको नया ना देख करके आप उसको सेक्सुअलाइज कर दे रहे हैं। तो नेटिव वुमेन की जो बॉडी है वो एक सेंटर बन जाती है, जिस पर अक्सर जो बात की जाती है रोजमर्रा की चीजों को भी एक बहुत ही फैंटास्टिकल जो उसका एक एलिमेंट है, रोमांचकारी तरीके से उसको दर्शाया जाता है। तो पब्लिक घाट पर नहाती हुई औरतें साड़ी को लेकर के अक्सर एक बहुत एक ऑब्सेसिव कि एक
रैप किया जा रहा है और किस तरह से, आई नो हम बहुत अक्सर ये बात करते हैं कि क्या ब्लाउज जो है वो कॉलोनियल इंटरवेंशन है या नहीं है। मुझे लगता है कि बहुत बाइनरी वाली डिबेट हो जाएगी, क्योंकि हमने चोली जैसे शब्द तो सुने ही हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। इट कुड ऑल्सो बी अ क्लास थिंग, शायद ये वर्गीकरण की बात हो सकती है। विलियम हॉजेस जो एक बहुत इनिशियल जो पेंटर थे और वॉरेन हेस्टिंग के साथ ट्रैवल करते हैं एक ऑफिशियल कैपेसिटी में और बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स बनाते हैं। उनकी खास बात ये थी कि वो एक डायरी भी लिख रहे थे और साथ में पेंटिंग्स भी बना रहे थे। तो वो अपनी डायरी में जब बात करते हैं एक नदी से निकल करके घाट से आती हुई औरत, तो एक बहुत ही रोमांटिक तरीके से उसको वो डिस्क्राइब करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, लिखते भी हैं। और पेंटिंग, जो ये पेंटिंग है, दिस इज वन ऑफ द पेंटिंग्स मेड बाय विलियम हॉजेस हिमसेल्फ। पर जो डिस्क्रिप्शन है बहुत एक रोमांटिसाइज डिस्क्रिप्शन है, लेकिन हमें कहीं पर भी कलर जैसा या अदरिंग वाला सेंस यहाँ पर नहीं मिलता है। मेरे ख्याल से मुझे इसलिए भी अच्छा लगा कि इसका मतलब एक तरफा नैरेटिव, कॉलोनियल नैरेटिव नहीं है, उसमें और अलग तरह के पहलू हैं। एक और मैंने नैरेटिव पढ़ा था जहाँ पे लिखा था कि जो एक हनी ह्यूड, जो एक शहद जैसा जो रंग है भारतीयों का, अगर आप उससे समन्वय कर लें तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पे कितनी खूबसूरती हो सकती है। तो आई वाज लाइक ओके, आई लाइक हनी, आई लाइक दिस डिस्क्रिप्शन, सो दैट वाज दैट, बट आई थॉट वाज अ वेरी नाइस डिस्क्रिप्शन। अब बात आती है नाच, नौच। मुझे लगता है कि सती के अलावा जो एक दूसरी चीज जिस पर लगभग हर यूरोपीय यात्री, चाहे वो देखे या ना देखे, जरूर कुछ कहता है, वो नौच होता है। हालांकि सती सबने नहीं देखा होता, पर नौच अक्सर सब लोग देख लेते हैं। नौच को लेकर के एक बात ये भी ध्यान में रखनी होगी कि नौच जो है एक एलीट एक्सपीरियंस है, राइट। और जब ब्रिटिशर्स हिंदुस्तान में आते हैं, पहले के यूरोपीय भी और ब्रिटिशर्स खास तौर पे 18वीं सेंचुरी में, तो वो अपने आप को मुगलों की तरह या मुगलों के जो मनसबदारों की तरह अपने आप को दिखाना चाहते हैं। और इसीलिए नौच को एंजॉय करना, जैसे कि एक कॉन्क्यूबाइन को बागान बाड़ी, मतलब बांग्ला में बोलते हैं कि जो एक घर आपका जहां आप रहते हैं और एक घर आपका जहां पे आपकी जो कॉन्क्यूबाइन रहती होंगी, आपकी रेस का प्रतीक था। तो अक्सर यूरोपियन पुरुष भी जो अफोर्ड कर सकते हैं, जिस क्लास को बिलोंग करते हैं, उनकी कॉन्क्यूबाइंस बागान बाड़ी में रहती हैं, इफ दे हैव अ फैमिली लिविंग विद देम। तो नौच पर आते हैं। तो नौच जो है, जो औरतें नौच करती हैं, वो डांसर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, सेक्स वर्कर हो सकती है, नहीं हो सकती है। कल ब्रह्म प्रकाश से बहुत अच्छी बात हुई इस बारे पे। इस बात से उनकी आर्टिस्टिक वैल्यू पे हम कोई जजमेंट नहीं कर सकते हैं। और साथ में जो मैं क्रिटिक करना चाहूंगी वो ये है कि किस तरह से यूरोपीय सोर्स इस बात से बॉदर ही नहीं करते हैं, क्योंकि कई बार वो नौच, देवदासी, प्रोस्टिट्यूट, उन सब शब्दों को, कोर्टिजान, उनको मिक्स कर देते हैं, ओवरलैप कर देते हैं। उनके लिए शायद जो बारीकियां हैं इन औरतों के इतिहास की, वो मैटर ही नहीं करती हैं। मेरे लिए ये गैर ऐतिहासिकता का एक क्राइम है। मेरे लिए ये दिक्कत नहीं है कि वो क्या लिख रहे हैं, पर मेरे लिए उनका गैर ऐतिहासिकता, कि आपने उन औरतों का इतिहास हमसे छीन लिया जिनका इतिहास आप लिख सकते थे। हाँ, ये मेरी रिसर्च में भी आता है, जहां पे वो कॉन्क्यूबाइंस को अंग्रेजी नाम दे देते हैं, उनकी आइडेंटिटी छीन लेते हैं, कि वो औरतें क्या थी, किस जगह से थी, वो खत्म हो जाता है हमारे पास में। तो जब हम नौच पर आते हैं, तो ये दो पेंटिंग्स हैं। एक पहली पेंटिंग जो बहुत खूबसूरत पेंटिंग है, टिली केटल ने बनाई है, और दूसरी पेंटिंग में कर्नल एंटोइन लुई पॉलियर, पंजाब में ही इज एंजॉयिंग द साइट ऑफ नॉच। नाउ इस तरह के बहुत सारे डिपिक्शन हमें मिलते हैं जहां पर व्हाइट मैन ऑफन ड्रेस्ड एज the nabob, the very derogatory figure of nabob in British 18th century पे एक बहुत मजाक में एक नाटक लिखा गया, सैमुअल फूट ने लिखा था द नबॉब, जहाँ पे जो इंडियनाइज्ड ब्रिटिश थे उनका मजाक उड़ाया जाता है, उनको करप्ट कहा जाता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट द मेन लिविंग हियर, उनके लिए शायद वो लेदर पैंट्स एंड लेदर या वो हैट पहनने के बजाय कॉटन की पगड़ी, कॉटन का कुर्ता, मलमल की शेरवानी पहनना उनको शायद आसान लगा होगा। एक बहुत खूबसूरत किताब है विल्किंसन की, 2 मॉनसून्स, जहां वो कहते हैं कि एक ब्रिटिश आदमी की एवरेज जिंदगी 2 मॉनसून थी। आप उनके साथ खाना खाकर आएंगे और शाम को आप उनके फ्यूनरल पे जा रहे होंगे, बिकॉज दे यूज्ड टू ईट लाइक ब्रिटिशर्स। वो जितनी मदिरा पीते थे जैसे वो एक ठंडे देश में पी रहे होते थे। उनको कुछ अरसे लगे ये जानने में कि मौसम के हिसाब से कपड़े पहनना, खाना खाना शायद बहुत बेसिक चीज है। तो ये इंडियनाइज होना शायद अक्सर उसको हमारे हिस्ट्री में भी और ब्रिटिश हिस्ट्री में भी बहुत अलग
तरह से देखते हैं, हम बहुत प्राइड फील करते हैं इस बात को लेकर के एंड दे कंडेम देम, बट आई थिंक ये मोर देन एनीथिंग एल्स ये बहुत प्रैक्टिकल चीज थी। प्लस उनके लिए ये चीज जो है वो मुगलों को या जो मनसबदार हैं, जमींदार हैं, उनसे उनको क्लोज करती है। दे आर एंजॉयिंग इट लाइक अ 5 minutes ओके। तो दिस इज अनदर पेंटिंग आई वांटेड टू शो। नाउ नॉच गर्ल्स को लेकर के एक ऑब्सेशन है, क्योंकि जिस तरह की बाइनरी हमें यूरोप में मिलती है, यूरोप में या तो आप एक डोमेस्टिक वुमेन है और या आप पब्लिक वुमेन है। हिंदुस्तान में वो बाइनरी इतनी डिफाइंड नहीं रहती है। घर के जो फंक्शंस होते हैं, अक्सर भी सी के जो गाने वाले या जो आर्टिस्ट लोग हैं, उनका सोशल प्रेजेंस कोई ऑफ कोर्स मैं कास्ट को निगेट नहीं करूंगी, लेकिन उसके बावजूद उनके लिए डोमेस्टिक स्पेसेस में एंट्री होती है, कोई नयापन नहीं है। ये मनोरंजन के साथ साथ एक कल्चर्डनेस भी होती है, जो शायद एक कास्ट और क्लास के लिए ही एक्सेसिबल थी। बट नॉनदलेस फॉर दीज ब्रिटिश मैन ये बहुत ही एक अनोखा एक्सपीरियंस था कि किस तरह से जिनको, एंड दिस से दैट हाउ व्हाई इज दिस ओपन टॉलरेशन फॉर हार्लट्स, दे कॉल देम सेक्स वर्कर्स बेसिकली, बाय सेइंग क्योंकि उनके लिए पब्लिक वुमेन इज इक्वल टू दैट। उनके लिए वो जो एक हम लोगों की एक अलग अलग कैटेगराइजेशंस है, जो उनका जो कलात्मक महत्व है उसको लेकर के उनकी सोच नहीं थी। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगी हर एक की नहीं थी, कुछ यूरोपियन ट्रैवलर्स उसको एंजॉय करते हैं, वो उनकी बारीकियां समझना चाहते हैं, और कुछ लोग उसको पैंटोमाइम बोलते हैं कि चेहरे पे जैसे भाव लाना भी विभिन्न तरह के, वो समझ नहीं पाते हैं कि वो एक्चुअली एक कहानी को नरेट करके उसके भावों को चेहरे पे लाया जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत ही मॉरल एंगल नजर आता है। व्हेन अ जेंटलमैन गिव्स एन एंटरटेनमेंट ऑफन गिव्स डांस परफॉर्मेंस बाय डांसिंग गर्ल्स, तो जहां पे ये कहा जाता है कि जेंटलमैन ब्रिटिश मैन कैन चूज द वुमेन फॉर द नाइट। Second, so vehement, so wild, energetic are the movements as to have the appearance of intoxication. The movements of the dance are extremely graceful. We have nothing in England to which I can compare. ये दो बहुत ही अलग अलग तरह के मैंने व्यूज सामने रखे। लेकिन जो एक सेक्सुअल फैंटेसी है ब्रिटिश मैन की, एक इंसिडेंट विलियम डैलिम्पल कोट करते हैं कि कैसे ब्रिटिश मैन ऑफन मेंशन कि कैसे इंडियन औरतें उनसे कई बार रिक्वेस्ट करती हैं फॉर अ सेक्सुअल एनकाउंटर, बिकॉज again it's a very masculine thing saying that the Indian man can't pleasure you, which is why you would be saying this. ये इसका जिक्र एक बार तो डैलिम्पल ने किया, मैंने भी एक सोर्स पे देखा, तो मुझे इसके साथ में I could relate to this कि किस तरह से for British men this is a sexual experience as well. It's a matter of sexual prowess that they want to represent. This is the free tolerance for impudent harlots who are as little ashamed to entertain as others openly frequent their houses. So again यहाँ पर उनका अगर वो सेक्स वर्क करती भी हैं तो उस बात को तवज्जो दी जा रही है, ना कि उनके नॉच या उनकी जो आर्ट फॉर्म है या जो उनकी कला है। इसी तरह से द डांसिंग वेंचर्स और Cantonese entertain you with their sprightly motion, soft charming aspects. मुझे लगता है कि अगर हम ट्रैवलॉग्स को बिना क्रिटिकल गेज के पढ़ेंगे या उनकी आलोचनात्मक किए बिना पढ़ेंगे तो ये बहुत सादी लाइनें हैं, पर इनके साथ जो वैल्यू जजमेंट जुड़ा हुआ है, जिस तरह की बात वो कहना चाह रहे हैं, तो हम देखते हैं कि कहीं पर भी नॉच वुमेन या जो नॉच गर्ल्स की जो कलात्मकता है, मेरे पास कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो 19th सेंचुरी की हैं, एंड दिस वन पर्टिकुलर फोटोग्राफ जिसमें वो नॉच गर्ल बिल्कुल झुकी हुई है, एंड व्हेनेवर आई सी दैट एज अ डांसर, मेरे मन में वो फ्लेक्सिबिलिटी और कितना उसमें रियाज गया होगा टू बी एबल टू डू दैट मेरे मन में आता है। और मैं सोचती हूँ कि क्या इन यूरोपीय दर्शकों के लिए क्या ये पहलू कभी भी जो कलात्मकता का है उसकी बारीकियां जानने का, दे से बेल्स, वो घुंघरू को बेल्स बोल देते हैं, एंड आई रियलाइज कि अच्छा मतलब उसका जो शाब्दिक जो शब्द है उसको ढूंढने का क्या प्रयास नहीं किया गया होगा, या हमें लगता है कि अगर हमें जितना समझ में आ गया उतना ही काफी है क्योंकि हम डिस्क्राइब तो कर रहे हैं। और इनकी जो व्यूअरशिप है, रीडरशिप है, वो भारतीय नहीं है। भारतीयों को पता है नॉच गर्ल्स क्या है। ये लिखा जा रहा है यूरोपियन जनता के लिए जो हिंदुस्तान नहीं आएगी, लेकिन बहुत से ब्रिटिश पुरुष जब हिंदुस्तान आते हैं तो वो ये ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं, तो उसका जो उसकी ग्लांसेस हैं, जो स्माइल्स हैं, उस पर तवज्जो दिया जाता है। लेकिन मेरे लिए जो मैं बात जिसके साथ अपना पेपर खत्म करना चाहूंगी वो ये था कि नॉच गर्ल के साथ में एक और दिक्कत आती है कि वो एक तरह से जेंडर्ड और रेशियल जो एंग्जाइटीज है, जो चिंताएं उनको जन्म देती है। क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि अगर ब्रिटिश औरतें नॉच के बारे में लिखती हैं, समटाइम्स दे आर फुल ऑफ प्रेज, बट दे फियर दैट व्हाट इफ दीज वुमेन बिकम द सेक्सुअल पार्टनर्स फॉर द व्हाइट मैन। और आई रिमेंबर एन स्टोलर सेज दैट एक पुरुष सिर्फ तब तक
एक आदर्श पुरुष रहता है जब तक अपनी रेस की महिला की गेज के अंडर है वो। बिकॉज हम व्हाइट वुमेन पे भी हम ये बोझ डाल रहे हैं कि यू कीप द व्हाइट मैन अंडर चेक। तो रादर देन मेकिंग दिस व्हाइट वुमेन वर्सेस ब्राउन वुमेन बाइनरी, हमें ये देखना होगा कि जो कॉलोनियल स्ट्रक्चर्स हैं ये कितने बाइंडिंग थे भारतीय औरतों के लिए, चाहे वो पर्दे में रही हो या पर्दे से बाहर रही हो, पब्लिक परफॉर्मर्स रही हो। दे आर सेक्सुअल बीइंग्स, दे आर डांसर्स। जो कल ब्रह्म प्रकाश ने बोला, यू नो द फॉर्म इटसेल्फ दैट यूजेस बॉडी, द अटेंशन इज बीइंग कॉल्ड टू द बॉडी, बट इज इट ऑल? Is that all the Indian art form? और जो डांस वो करना चाह रही हैं, उनकी ट्रेनिंग, कला, जो उनका पूरा पीछे ट्रूप रहता होगा परफॉर्म के साथ, गाने वाला परफॉर्म, जो राग है या जो जिस ताल पर डांस कर रहे हैं वो लोग, इस बात पर कभी तवज्जो नहीं दी जाती है। लेकिन क्या इसी तरह की भाषा हमें पर्दे में रहने वाली औरतों के लिए नहीं मिल रही है, जिनको कि सेक्सुअल बीइंग्स एंड दे आर डिप्राइव्ड ऑफ यू नो द मेंस अटेंशन? हम अगर मुगल औरतों का इतिहास देखते हैं तो हम देखते हैं कि उनकी चिंता शायद हस्बैंड के अटेंशन से ज्यादा ये थी कि उनका बेटा शासक बनेगा या नहीं बनेगा। हम पूरा मुगल इतिहास भरा हुआ है इन कहानियों से। जहां आरा और नूरजहां का इतिहास देखें तो उनका जो सोशल रोल है, हाँ, जिस तरह से वो सोशल पूरा चांदनी चौक बनवाया जहां आरा ने, उनकी पर्सनल फंडिंग्स या जो उनके पास अपने जागीरें हैं, तो क्या हम औरतों की एजेंसी को उनके शरीर पर ला करके पूर्ण विराम लगा करके, क्या सिर्फ औरतों को वहीं तक ठहरा करके क्या हम निंदा कर सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं कॉलोनियलिज्म की, जबकि हम खुद अपनी भी भाषा में या अपनी भी सोच में हम औरतों को उनके शरीर तक रिड्यूस कर देते हैं? मेरा ये मानना है कि क्या हम अपने आप से ये सवाल पूछ सकते हैं कि कलात्मकता जो होती है, जैसा कि सबके पेपर्स ने आज मॉर्निंग में बताया, क्या कलात्मकता शरीर से आगे और बहुत ऊपरी चीज नहीं है? शरीर की तक है, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, आई एम नॉट सेइंग दैट बॉडी इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट व्हाई इज इट, ऐसा क्यों है कि हम जब भी पर्दे या गैर पर्दा औरतों को देखते हैं, उनकी किसी भी बात के अलावा हम उस बात को उनके शरीर तक क्यों ले आते हैं? इन दिस पर्टिकुलर सेंस मैं ये कहना चाहूंगी कि शायद इसमें एक कॉलोनियल प्रोजेक्ट का एक रोल था, लेकिन शायद हमको भी आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है क्योंकि हम भी तो ऐसा नहीं कर रहे हैं। थैंक यू। धन्यवाद रुचिका जी। आपकी हिंदी तो बहुत सी हिंदी वालों से मैं एक तो बातें बोल दूं, पहली बार अध्यक्षता कर रहा हूं, कुछ गलती हो तो माफ करिएगा। इन्हीं की बात, सुरुचिका जी की बात में जोड़ना चाहता हूं। ब्रिटिश प्रशासक और मिशनरी दोनों तरह के पुरुषों के लिए ये एलिट औरतें जो थी वो परेशानी का सबब बन गई थी, क्योंकि उनकी गेज उन तक पहुंच ही नहीं रही थी। बेचैन वो थे कि पर्दे के पीछे क्या है, जिसे उन्होंने जनाना कहा या अंतःपुर कहा। और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने हरम में जो देखा था या हरम के बारे में जो उनकी कल्पनाएं थी, वो कल्पनाएं यहाँ के ज्वाइंट फैमिली पर उन्होंने इम्पोज की। और दुख की बात यह है, अच्छा, इसे पिंजरा भी कहा, जैसे कि सुबह में रुक्मिणी सेन के वक्तव्य में भी आया कि ज्वाइंट फैमिली के अंतर महल को उन्होंने पिंजरा कहा। और पहली पीढ़ी की शिक्षित महिलाएं, खास करके बंगाली महिलाएं जो थी, उन्होंने भी खुद को पिंजरे में कैद कहना ही शुरू कर दिया। यह वह दिन कब आएगा जब जिस तरह इस्लामी फेमिनिस्टों ने हरम की जो छवि उन्होंने बनाई थी उसे तोड़ा है, कई फेमिनिस्ट हैं, तो वह दिन कब आएगा जब हमारे यहाँ जो फेमिनिस्ट हैं वो ज्वाइंट फैमिली के इस मिथक को तोड़ेंगे और बताएंगे कि अंतःपुर में सब कुछ काला ही काला नहीं था, क्योंकि कोई भी सत्ता संबंध अपनी आधी आबादी को कैद में रख करके ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकती। वहाँ बहुत कुछ था। और यह जब ब्रिटिश महिला मिशनरी यहाँ आई तो उन्होंने ये राज खोलने शुरू किए। तो उनके राइटिंग्स अगर आप देखें तो वो बताती हैं कि महिलाएं कितनी पावरफुल उसके भीतर थी। हाँ, बाल विवाह होते थे, शुरू में वो कमजोर होती थी, लेकिन इंतजार करती थी एक खास एज का, जिस एज में काफी पावरफुल होती थी, जो पावर उन्होंने कंजुअल फैमिली में कभी नहीं पाया। शायद इस अनुभव को उस समय की महिलाएं दर्ज नहीं कर सकी कि क्या छूट रहा है, क्या पा रही है,
क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली का हवा ही ऐसा है और ज्वाइंट फैमिली को इस तरह से देखा जाता है कि किसी की हिम्मत ही नहीं हो सकती कि ज्वाइंट फैमिली में से कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी खोजने की कोशिश करें और न्यूक्लियर फैमिली को बताएं कि नहीं, इसमें भी बुराइयां हैं। तो अब मैं सीमा बाबा जी से कहूँगा कि आप अपना पूछ सकते हैं। सबसे पहले तो क्षमा मांगना चाहूंगी कि मुझे पता नहीं कि मेरे से पहले लोगों ने क्या कहा, तो हो सकता है कि जो मैं कह रही हूँ वो आप पहले सुन चुके हो और उसके लिए माफ़ी। मेरा जो बेसिकली जो मेरा लेक्चर है वो उस पर है कि किस तरह से कला में बॉडी शरीर को, विशेषकर महिलाओं स्त्री शरीर को पूरी भारतीय कला और सभ्यता को एफेमिनेट या स्त्रियन से भरा हुआ बताने का प्रयास किया गया है। और इस तरह से एक मैं कॉलोनियल उपनिवेशी इतिहास लेखन की ओर संकेत करूंगी कि उन्होंने भारतीय कला को सिर्फ तकनीकी रूप से ही निम्न या हीन नहीं बताया, लेकिन उसको एस्थेटिक यानी कि उसके कला दर्शन और विशेषकर उसके मॉरल की वजह से भी उसको हीन बताया गया कि यहाँ पर इतनी नग्न और अश्लील तरह की कला है कि वो मॉरली करप्ट है। वो एक हमको बार बार डिस्कस में आ रहा है कि क्योंकि वो मॉरली करप्ट है, क्योंकि इनकी कोई ऐसी स्टैंडिंग नहीं है, इसलिए ये पूरी कला ही खराब है और कला क्या जो बनाने वाले हैं वो ही सब अश्लील हैं। हाँ, तो मेरा ये कहना है कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये जो सोच है ये सिर्फ उनके किसी डिस्क्रिप्शन में ही या उनके वर्णन तक ही रह गई, लेकिन ये उनकी चॉइसेस कि वो क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ के और उसको उजागर करेंगे, उस पर भी लागू ही। तो सबसे पहले उन्होंने जो पढ़ा वो उन्होंने गांधार कला पढ़ा, क्योंकि गांधार उन्हें लगा हाँ ये ठीक है, ये मैस्कुलिन है, ये पुरुषत्व दिखाता है, तो हम इसको पढ़ेंगे क्योंकि इसमें बॉडीज जो हैं, जो देह है वो उसमें मांसपेशियां दिख रही हैं, वो बहुत ज्यादा देखने में यूनानी या रोम की तरह है, तो ये जो है ये कला सही है। लेकिन बाकी देखो ये सब नग्न महिलाएं, तो ये तो खराब है। ये पार्था मित्तल ने से शुरू होता है भारतीय कला को पढ़ने का ये तरीका, पर उन्होंने इसको लेकर पूरे भारतीय समाज और संस्कृति और सभ्यता को फेमिनाइन स्त्रीत्व से भरा, कमजोर, पिछड़ा, सुपरस्टिशियस और वेस्ट को ज्यादा पुरुषत्व से भरा, रैशनल और उस तरह से बताया कि एज यूजुअल कि वेस्ट इज द नॉर्म और भारत या ईस्ट जो है वो पूरी तरह से फेमिनाइन है। और उसका एक इमेजिनेशन पूरा कला में बनाया कि ओडलिस्क होते हैं, वो जो महिलाएं हैं वो जैसे कि रुचिका ने बताया कि हरम में अपने आप को उतना सुंदरीकरण करती रहती हैं सारा टाइम, दे आर ऑलवेज अडॉर्निंग द बॉडी। हाँ, और ये उनका काम ही ये है और कुछ करना ही नहीं है उनको, ना खाना बनाना है, कुछ करना है, वो सिर्फ सेक्सुअल और सोशल बीइंग्स हैं जो कि प्लेजर और डिजायर को ही केटर करती हैं, तो उनका और कोई काम नहीं है। ये सोशियो सेक्सुअल जो स्तरीकरण है भारत और पाश्चात्य देशों के बीच में जो उन्होंने बनाया, उसको हम करीबन 150 साल कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी में देखते हैं, इतिहास लेखन में हम बार बार देखते हैं। और फिर जब नेशनलिस्ट यानी कि राष्ट्रवादी इतिहास लेखन आया
विशेषकर कला इतिहास लेखन, तो उनका जो प्रतिक्रिया था वो भी इन्हीं टर्म्स में थी। ये नहीं था कि ये भी सही है कि नग्न महिला अगर बनाई जा रही है तो अपने लिए भारत की संस्कृति या उसके सोच के लिए ठीक है। लेकिन उन्होंने बोला नहीं नहीं, गर्मी है, क्योंकि गर्मी है इसलिए बनाते थे, या ये मातृत्व को दर्शाता है, तो उसका एक जो कॉम्पनसेटरी या कह लें कि उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसको किसी तरह से वैध बताने के लिए, उसको लेजिटिमाइज करने के लिए बड़ी सारी स्ट्रैटेजीज राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने बनाई कि ये अश्लील क्यों नहीं है। और उसमें गांधी जी जैसे कुछ लोग थे जिन और भी बहुत से लोग थे जिनको अश्लील लगा और उन्हें बोला ऐसा नहीं होना चाहिए, आगे चल के हम ऐसा नहीं करेंगे कला में। तो कला को और क्यों बनाई गई उस समय पर, प्राचीन और मध्यकालीन समय पर जब ये कलाकृतियां बनाई गई, तो ये क्यों बनाई गई, और इसको हम कला और देह के बीच में हिस्टोरियोग्राफी जो है कैसे इम्प्लीकेट होती है, उसको हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे। और अगर समय मिला तो थोड़ा डिकोलोनाइजेशन ऑफ द बॉडी के बारे में बोलना चाहूंगी। लेकिन ये जो मुझे लगता है कि ये जेम्स फर्ग्यूसन एक बहुत बड़े और प्रारंभिक औपनिवेशिक कला इतिहासकार थे जिन्होंने भारतीय कला को एक ढांचा दिया। उनकी राइटिंग्स में मैं एक कोट पढ़ना चाहूंगी जो मुझे हमेशा से बहुत ही सटीक लगा। वो है, आई हैव हैड द गुड फॉर्च्यून टू स्पेंड द बेस्ट इयर्स ऑफ माय लाइफ इन कंट्रीज वेयर आर्ट, दो ओल्ड एंड decrepit, still follows the same path that led it towards perfection in the days of its youth and vigor. And though it may be effete, it is not insane. Right? I love this. It may be effete, but it is not insane. कि वो स्त्रीत्व से भरी हो सकती है लेकिन पागल नहीं है। थैंक यू वेरी मच कि एटलीस्ट हमें पागल नहीं कहा, बाकी तो आपने कुछ छोड़ा नहीं। तो और ये सारी जो है ये तब की जो हम आइडियोलॉजीज हैं उसके संदर्भ में भी पढ़ सकते हैं, जिसको हम ब्रॉडली ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिसिस्ट बोलते हैं, उनको हम यूटिलिटेरियन के उसमें भी पढ़ सकते हैं कि कैसे ये लोगों ने कॉलोनाइज किया कला इतिहास को और फिर उसमें महिलाओं और पुरुषों की देह को एक पूरे संस्कृति से जोड़ दिया। ठीक है, तो ये जो फिर मैं बहुत सा चीजें, क्योंकि समय इतना नहीं होता है, तो मैं ये बताना चाहूंगी कि किस तरह से एक पर्टिकुलर जो इतिहासकारों का जमघट है जिनको हम यूटिलिटेरियन कहते हैं, जेम्स मिल विशेषकर, उन्होंने भारतीय कला को ही कला नहीं माना। उन्होंने बोला ये तो इतनी हीन है क्योंकि ये इतनी बार ऐसी की ऐसी हमेशा बनाई जाती है, निरंतर है, इसलिए कला नहीं है, ये ज्यादा से ज्यादा होगा ये शिल्प है, इट इज अ क्राफ्ट। So, architecture, weaving and jewelry are the only art for which Hindus have been celebrated, and even with the exception of weaving, remained in a low state of improvement. कि भारतीयों को सिर्फ डेकोरेटिव आर्ट्स जो हैं थोड़ी बहुत आती हैं और बुन लेते हैं, वो अच्छा बुन लेते हैं, बाकी सब वैसे के वैसे ही रहे हैं। Of the Hindus, it may first of all be observed that they little courted the pleasures derived from the arts. Whatever skill they had attended in them, the houses, even of the great, were mean and almost destitute. कि उनको घर बार बनाने नहीं आते थे, सिर्फ मंदिर बनाने आते थे, वो भी वैसे ही बनाते थे जैसे एक पुराने मंदिर बनाए फिर नए मंदिर भी वैसे ही बनाए। That they are venerable in magnitude, you know, but they are almost without significance. कि हालांकि वो बड़े बड़े मंदिर हैं पर उनकी कोई महत्व नहीं है। अब जब हम जिनको बहुत मानते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल,
वो आए तो हालांकि उन्होंने बहुत डॉक्यूमेंटेशन पे काम किया और उसके लिए सलाम, हाँ, लेकिन उनका जब रवैया रहा कि हाँ हम जो पढ़ेंगे वो ह्यून-सांग से पढ़ेंगे और बाकी जो कोशिश करेंगे वो हम इनको, उनका नामकरण मुझे बहुत अच्छा लगता है, हाँ, उन्होंने सबको इंडो ससानियन, इंडो ग्रीक, इंडो समथिंग, इंडो एंग्लिकन, इंडो सब कुछ जो इंडिया में है वो बाहर से जोड़ दिया। सारे जो कलाकृतियों का स्टाइल था वो बाहर से जोड़ दिया। तो जब वो बाहर से जोड़ दिया तो जहां वहां पर जो देह को पढ़ने का उस समय पर प्रक्रिया थी उसी को यहाँ पर उन्होंने अप्लाई कर दिया। तो आई थिंक ये जो इंडोस्किथियन बहुत से ऐसे नाम लिए गए। ये जो है बाहर से पढ़ने का वो तरीका मुझे लगा कि भारतीय कला को एक तरह से हीन और पिछड़ा दिखाने में उनके लिए काफी कारगर रहा। और विशेषकर देह का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि भारत की कला को जब उन्होंने शरीर और देह और उसकी कॉर्पोरियलिटी से जोड़ा, उसकी तो उससे वो कह पाए कि ये जो है ये फ्लैशी है और पाश्चात्य लोग जो हैं वो दिमाग से काम करते, दैट्स इंटेलेक्चुअल, वो बौद्धित्व से जुड़ा है और तुम सिर्फ शरीर के लेवल पे ही रह गए। अब देखो तुम्हारी कला सिर्फ शारीरिक है, तुम्हारी कला जो है वो बिल्कुल बौद्धित्व तक नहीं पहुंची है। कोई ऐसी आपके स्टैंडर्ड्स नहीं है जिसको देखकर हम बोले कि हाँ हम इसमें कोई सोच ढूंढ सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोटोकॉल रहा उनकी इतिहास लेखन को लेकर, और इसलिए मुझे लगता है कि ये बहुत साल तक, जिसको मैं फर्ग्यूसन मार्शल मॉडल बोलती हूँ, ये बहुत दिन तक चला रहा। और इसके बाद एक और मॉडल आता है जो पर्सनली मुझे लगा कि बहुत प्रभावशाली रहा, वो है स्टेला क्रैमरिश और बाकी आध्यात्मिक कला इतिहासकारों का, जो हाँ कुछ हद तक राष्ट्रवाद से जुड़े थे, जिन्होंने बोला भारतीय कला को आप प्लीज ये बॉडीली लेवल पे मत पढ़िए, आप इसको आध्यात्म के स्तर पर पढ़िए। और जब हम आध्यात्म के स्तर पर पढ़ेंगे तो उसमें आपको विशेषकर महिला और स्त्री देह जो है वो इस सोशल बाउंड्रीज से बाहर दिखाई देगी। ये सामाजिक जो आपकी सीमाएं हैं उससे थोड़ा सा उठकर दिखाई देगी। द फिगर ऑफ अ वुमन with ample hips and full breasts retains whatever may be her name, the promise of motherhood. Multiplicity of limbs combined with transformed body amounts to an incorporation of further, that is transcendental possibilities. The shape is prepared that will yield what is attainable beyond the purpose of actual limbs. So, वो मृण मूर्तियां हों या मंदिर के ऊपर बनी हुई सुर सुंदरियां और आलस्य कन्या हो, या फिर मैथुन मूर्तियां हो, मिथुन मूर्तियां हो, स्टेला क्रैमरिश उनमें एक स्त्रीत्व और स्त्रीत्व से जुड़ी हुई मातृत्व और फर्टिलिटी को ढूंढ रही थी और कह रही थी कि इसको देखो, ये जो है, ये जो नग्न शरीर है, ये जो नग्न देह है, इसमें मातृत्व है। ये नग्न इसलिए है क्योंकि इससे आपकी जो सेक्सुअलिटी है वो रैंडम सेक्सुअलिटी नहीं है, यौनिकता जो है वो बेबाक की यौनिकता नहीं है, उस यौनिकता से प्रजनन जुड़ा हुआ है। और ये एक कला को, और विशेषकर भारतीय कला को में स्त्री देह को दिखाने के लिए, उसको समझाने के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा पड़ा। तो जहां पर एक तरफ कॉलोनाइजर्स पूरी पॉपुलेशन को इंक्लूडिंग मेल्स, पुरुषों को भी फेमिनाइन बता रहे थे, दूसरी तरफ
और कैसे पता रहती कि भैया आपकी जो है कोई अपनी सोच नहीं है। दूसरी तरफ स्टेला क्रामरिश जैसे लोग, और स्टेला क्रामरिश, कुमारस्वामी, ए के कुमारस्वामी, और बाद में चलकर वी.एस. अग्रवाला, वी.एस. अग्रवाला मेरे लिए एक बहुत बड़े इसमें इंटरवेंशनिस्ट हैं, जिन्होंने बहुत इस पर काम किया, भारत से जोड़ने का, इसको देह को स्पेशली। तो जो मैस्कुलिनिटी है, पुरुषत्व और स्त्रीत्व, ये एक बैटल ग्राउंड बन गया कला में, कि हम इसको किस तरह से देखते हैं, उस पे युद्ध है कि पुरुष, ये कला जो है वो पौरुषिक है, मैस्कुलिन है या नहीं। सो the position and the depiction of women becomes a battleground as an index of civilization, and they become a pawn in an ideological battle. ये विचारधारा की इस जंग में एक तरह से प्यादे बन जाते हैं। तो यहाँ पर सवाल आता है जो कि रुचिका ने भी उठाया था, ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ बॉडी, कि पूरी बॉडी को आप कैसे ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, और कि विमेन कि इनको नग्न और अश्लील तरह से दिखाए तो इनकी कोई एजेंसी नहीं है, महिलाओं की कोई एजेंसी नहीं है, इनको कैसे भी दिखा सकते हैं, क्योंकि इनके पास पावर ही नहीं थी, तो इनको ऑब्जेक्टिफाई करके ही दिखा सकते हैं, इनको सिर्फ देखने के लिए दिखा सकते हैं, जैसे कि जॉन बर्जर ने एक बार कहा था। तो उसको अगर हम उसको देखें तो और क्योंकि महिलाओं की एक नोबल पोजीशन है, उनकी कोई पोजीशन ऐसी है ही नहीं कि वो अपने लिए कुछ कह सके कि हमें ऐसा मत दिखाओ। तो ये प्लेजर के लिए महिला, पुरुष या महिलाओं या अन्य लोगों के दर्शकों के देखने की एक वस्तु एक तरफ रह गई है। तो नेकेडनेस और इमोरालिटी ये एक बहुत बड़ा एक एक्सेस है जिसको हम देख सकते हैं इन इतिहासकारों की लेखन में। और पावरलेसनेस एक और इसमें एक एक्सेस में एक बिंदु है जिसको हम देख सकते हैं। और इसमें अब आता है हमारे अपने इतिहासकारों और अन्यों का जो योगदान है। वेंडी डॉनिगर ने कहा है कि ऑफिसर्स एंड मिशनरीज अंडर द ब्रिटिश राज, डिस्पाइट all forms of what they regarded as Oriental excess, which has just been talked about in terms of nautch girls, or just, the Western imagination of what a woman would have been inside the harem or otherwise. They projected the harem, as you've said, everywhere, right? So they regarded it as an Oriental excess. All those arms, all those heads, all those wives, इतने सारे जो इनके हमारे देवी देवताओं के हाथ हैं, इतने सारे सर हैं और इतनी सारी बीवियां हैं। हाँ, तो इतनी सारी बीवियां क्यों? और बार्नेट और अन्य ऐसे बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि obscenity in Indian art is common and painful feature. It is based upon symbolic rites, but are used in rituals, but they're all very painful. Tantric cults were full of obscenity and immorality. और सिर्फ लिंगायत्स डेक्कन के वो modest और chaste people थे। 5 minutes? All right. अब इतिहासकार इसमें क्या कर रहे थे? तो 1948 इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस को अगर हम देखें तो एक मिस्टर शर्मा थे जिन्होंने एक पेपर लिखा ऑब्सेनिटी इन इंडियन आर्ट, और उनको लगा कि हाँ ये अश्लील तो हैं। हाँ? अब उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, अश्लील तो हैं। Presence of amorous and so-called obscene pictures in temples have nothing to do with bad taste or moral degradation of this then society. They were introduced by monks
who were advisors of the chief masons. The objective of their initiative was to create a hatred of sexual impurities, कि मतलब दिखाओ और फिर लोग बोले हाय ये तो बहुत खराब है, हमें नहीं करना चाहिए. हाँ, so by showing sexualized bodies or sexual acts, they wanted to create a feeling of moral horror in the viewer. अब ये एक तरीका था कहने का कि भैया है, लेकिन ये इसलिए है कि भैया आप देख के बोले कि हम नहीं करेंगे. हाँ, तो हम नहीं जाएंगे, हम नहीं देखेंगे, हम नहीं करेंगे. I thought that was a very interesting way of intervening in this entire debate, you know, by giving it a moral explanation. Because the nationalists, however much they wanted, could not wish it away. वो चाहते थे कि नहीं हो, नहीं दिखे, नहीं हमको इसको एक्सप्लेन करना पड़े, पर भारतीय कला में महिला और देह को आप अलग नहीं कर सकते. आप जहां देखेंगे आपको महिलाएं दिखेंगी और जहां देखेंगे उनकी कॉर्पोरलिटी दिखेगी, अर्धनग्न, नग्न और अन्य तरह से उनको दिखाई देना ही पड़ता है. विशेषकर, और ये लास्ट मेरा पॉइंट है, मथुरा की कलाकृतियों में देखेंगे आप तो वहां से शुरू होती है आपकी आलस्य कन्या बनाने की, सुर सुंदरियां बनाने की जो प्रक्रिया है वो वहां से शुरू होती है. और यहाँ पर फिर एक क्षमा याचिका कि मैं अपनी प्रेजेंटेशन नहीं ला पाई और उसके लिए प्रशासनिक कारण मैं कहूंगी, बिकॉज आई एम कमिंग फ्रॉम अ वेरी डिफिकल्ट मीटिंग. That sheer physicality of earliest male images from Mathura was directly related to, emanated from pre-existing notions of male energy. There was scarcely a single female figure represented in early Indian art without erotic suggestions of some kind. Nowhere, indeed, has the vegetative sexual motive been presented with greater frankness and transparency. As you know, this is from A.K. Kumaraswamy, who had to admit, उनको मानना पड़ा कि आपको हम हर जगह दिखाई पड़ेगी. और ये जो है सब ने इसके बाद जो भी है सब ने जोड़ा इसे वेजिटेशन और फर्टिलिटी और अन्य चीजों से. मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती. मुझे नहीं लगता कि हमें इतना इसके लिए अपॉलोजेटिक होना चाहिए, क्षमा मांगनी चाहिए और कहना चाहिए कि नहीं, ये जो नेकेड बॉडी है ये नेकेड इसलिए है क्योंकि इसके लिए और बहुत सी चीजें हैं. हमारे यहाँ त्रिवर्ग था और शुरू से ही त्रिवर्ग पर बहुत एम्फोसिस दिया गया है. त्रिवर्ग यानी कि हर एक व्यक्ति, समाज और सब कल्चर में तीन बहुत महत्वपूर्ण तत्व हैं, काम, अर्थ और धर्म, और सभी इंपॉर्टेंट हैं. और हर चीज जो है, धर्म के लिए भी काम और अर्थ चाहिए, अर्थ के लिए आपको काम और धर्म चाहिए, तो ये इंटरलिंक्ड है. तो एक ही चीज सिर्फ नहीं दिखाई जाती थी मेरी अकॉर्डिंग, कि काम को दिखाने या अर्थ को दिखाने की भी उतनी ही प्रयास किया गया जितना धर्म को दिखाने का प्रयास किया. हमें ये जो कलाकृतियां हैं, ये जो देह का प्रदर्शन है, इसको काम के डिस्कोर्स में पढ़ना चाहिए. और इसके लिए योग में भी, उपनिषदों में, संन्यास उपनिषदों में, बौद्ध धर्म ग्रंथों में, सभी में जगह बनाई गई है. सिर्फ ऐसा नहीं है कि काम शास्त्रों में ही जगह दिखाई देती है, हमें अर्थशास्त्रों में भी उतनी ही इनके लिए वैलिड जगह दिखाई देती है. और इसको हम मार्जिनलाइज कर ही नहीं सकते क्योंकि वो इतना आपके समक्ष रहता है जब हम कलाकृतियां पढ़ते हैं कि देह का फीमेल या फेमिनाइजेशन,
जो हमें भारतीय कला में दिखता है उसका एक आध्यात्मिक पर्पस तो है ही, लेकिन उसका एक दार्शनिक पर्पस भी है जो कि हमें त्रिवर्ग में दिखता है। और लास्ट में ये मैं बोलूंगी कि हम शायद ये फेमिनाइजेशन या स्त्रीयन देख ही नहीं सकते हैं क्योंकि हम इस कल्चर में बड़े हुए हैं, हमको दिखता ही नहीं है। जब मैं यूरोप में पढ़ा रही थी तो विष्णु गुप्ता काल के विष्णु को देखकर मेरे स्टूडेंट्स पूछने लगे कि ये आप इसको विष्णु बोल रही हैं या आप इसको पुरुष बोल रही हैं, ये तो बिल्कुल महिला लग रहा है, ये तो बिल्कुल स्त्री लग रहा है। मैं बोलूं कहाँ लग रहा है, क्योंकि हमें दिखाई नहीं देता। क्योंकि हमको आदत है उनको देवी या देवता या उनके नाम से उनके रूप से पहचानने की, लेकिन जब बाहर से कोई देखता है तो उनको स्त्रीत्व और पुरुषत्व दिखाई देता है, जो शायद भारतीय संस्कृति में उसका उतना महत्व है ही नहीं जितना कि हमको बाहर ही विशेषकर पाश्चात्य इतिहास लेखन में अंकित दिखाई देता है। थैंक यू। जगदीश्वर जी। मेरी मुश्किल फिर कल की तरह ही है। बहुत ही सुंदर जगह खत्म किया है अभी जो बोली है, और उनके पहले जो बोली वो तो और ही फंटास्टिक था। मतलब मैं आपको सच बताऊं, मेरी बोलने की इच्छा ही खत्म हो गई। भूख बढ़नी चाहिए बोल रहे हैं। नहीं, भूख नहीं, कारण क्या है कि हजम करने की आदत बढ़नी चाहिए। क्योंकि जब हमारे बीच में अच्छी चीजें बहस से गायब हो गई हों और अचानक पौष्टिक चीजें आ जाएं, आदत ही नहीं। हम तो बर्गर वाले लोग हैं, पुष्ट खाना हेल्दी खाना खाने की आदत ही नहीं है। और ये जो है ये पुष्ट खाना है जो अभी दोनों, मैं वो साफ कहूंगा तो बहुत ही मुझे एक उपन्यास पे बोलना है, और ये उपन्यास में खाली दर्शन कराने के लिए लाया हूं मैं कॉपी। ये हिंदी का बंगला का भी कह सकते हैं आप, पहला लेस्बियन उपन्यास है। और ये बात 1996-97 की है। पृष्ठभूमि जानबूझ के बता रहा हूं मैं, क्योंकि अजय ने कहा था कि जरा पृष्ठभूमि जरूर बता दीजिएगा आप। मैंने हिंदी के 4 बड़े बल्कि 6 बड़े आलोचकों से इंटरव्यू किया। जब मैंने ये तय किया कि मैं स्त्री साहित्य में लिखना चाहता हूं तो मैं जानता नहीं था। उसमें नामवर सिंह थे, उसमें चंद्रवली सिंह थे, उसमें और भी लोग थे, और उसमें मैंने 6 बड़ी हिंदी की लेखिकाओं के भी इंटरव्यू किए, सिर्फ ये जानने के लिए कि औरतें उनके नाम जो लिखती रही हैं मैं उनको जानना चाहता था। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि मेरे लिए सबसे शॉकिंग था ये कि किसी के पास में भी 10 से ज्यादा लोगों के नाम नहीं थे। मेरे पास अभी भी वो ऑडियो रिकॉर्ड्स सुरक्षित हैं। मैंने कभी उन्हें पब्लिश नहीं किया क्योंकि वो हमारे लेखकों की सम्मान की बात थी। लेकिन मुझे उससे एक सबक मिला कि औरतें जो लिखती रही हैं उसे हमारे बुद्धिजीवी और बड़े बुद्धिजीवी वो एकदम नहीं जानते। मैं किसी तरह से नेशनल लाइब्रेरी में घुसा। अब वहां मुश्किल ये थी कि आप स्लिप काउंटर पे दे दीजिए। अब वो हिंदी वाला सेक्शन बड़ा धूल भरी और कोई आता ही नहीं था, तो उन्हें लगा कि पागल है आदमी आ गया है यहाँ। तो मैं अपने 1-2 स्टूडेंट को भी मोबिलाइज करके ले गया था, जिससे कि ये ना लगे मैं अकेला रहता हूँ, तो थोड़ा भीड़ हलचल रहनी चाहिए। तो उसे लगा कि रोज ही आ जाता। अच्छा, वो मुझे हमेशा जब भी कोई स्लिप भेजूं वो हमेशा बता दे कि किताब नहीं है। मैंने पीछा नहीं छोड़ा और अल्टीमेटली जो काउंटर पे व्यक्ति था
उसने कहा जी अब आप रोज देना बंद कर दीजिए, आप अंदर चले जाइए। और मैं रैक तक सीधे पहुंच गया, और ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। तो मैंने एक एक करके जो भी पुस्तकें, मैं नाम सुने नहीं, मैंने नाम पढ़े नहीं, हिंदी साहित्य के इतिहास में उन लेखकों के नाम दर्ज नहीं, मिस्र बंधु विनोद ने भी 20 से अधिक लेखकों के नाम लिखे नहीं, तो लोगों को पता कैसे चले। उसी में रेंडमली औरतों की जो जो रचनाएं मिलती जा रही थी, मैं रोज 5-6 रचनाएं लाता था घर, पढ़ता था। और उसने कृपा मेरे ऊपर इतनी की, नेशनल लाइब्रेरी के जो एम्प्लॉय थे, कि मैं जो भी पुस्तक मांगता था वो मुझे घर ले जाने के लिए देते थे। उन्हें ये लगता था कि मुझे जीरोक्स कराएगा, फिर दौड़ के जाना पड़ेगा, अच्छा वहां थोड़ा सा जाना आना थोड़ा सा दुखदाई, और 30 पेज से ज्यादा वो करने नहीं देते। सो अल्टीमेटली एक दिन रैक में अचानक आशा सहाय का उपन्यास एक आदमी हाथ लगा, हाउसवाइफ। हिंदी साहित्य के सबसे बड़े विद्वान, उस समय के संपादक शिवपूजन साय ने उसकी भूमिका लिखी। और मैं जिन स्त्री लेखिकाओं को पढ़ रहा था, वे उनकी रचनाएं कभी भी लाइब्रेरी से इशू नहीं कराई गई पढ़ने के लिए, ना बाहर जीरोक्स के लिए, कभी नहीं। वो आराम से धूल खा रही थी। तो उस उपन्यास को घर लाया और मैंने पढ़ा उसे, तो मैं बहुत ही खुश कि पहली बार नई चीज मिली है। और नई चीज इस सेंस में कि पहली बार एक कंप्लीट लेस्बियन उपन्यास मुझे मिला। ये उपन्यास छपा था 1947 में, और ये मैं उपन्यास पढ़ रहा था 96-97 में। मैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी में नया नया ज्वाइन किया था, तो मुझे कुछ काम करते रहना था। लाइब्रेरी है वहां, तो मुझे लाइब्रेरी जाना अच्छा लगता है। सो अल्टीमेटली अच्छा, मैं लेस्बियन थ्योरी नहीं जानता था, आलोचना नहीं जानता था, मैं फेमिनिज्म की भी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म की थ्योरियां नहीं जानता था। मेरा एक एडेड हैडक था ये। मैं मार्क्सिज्म तो जानता था। यहाँ जो प्रचलित जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म के स्कूल हैं, जिन्हें मैंने जेएनयू में पढ़ा था, उन सबको मैं जानता था, लेकिन फेमिनिज्म तो पढ़ा ही नहीं जाता था। तो फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म के जो क्या मानक हैं, ये भी एक तरह से एडिट तौर पर पढ़ने की एक समस्या मेरे सामने खड़ी हो गई, और जाहिर है कि उसे हमने एक चुनौती के तौर पर लिया। और अफसोस की बात यह कि जब पता किया तो मालूम पड़ा कि फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म तो कहीं पढ़ाया ही नहीं जाता हिंदुस्तान में। फेमिनिस्ट तो थोड़ा बहुत पढ़ाया भी जाता है, लेकिन फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म पढ़ाया नहीं जाता कहीं भी, अभी भी नहीं पढ़ाया जाता। तो मेरा पक्का विश्वास हो गया कि मुझे इस पर पुस्तक लिखनी चाहिए, चाहे जो भी हो। और वह जगह थी जहां से कि ये चीजें निकलनी शुरू हुई। और मैंने जो पुस्तक लिखी थी, स्त्रीवादी साहित्य विमर्श, जो सन 2000 में आई थी, उसमें मैंने एक चैप्टर ये लेस्बियन वाला और खासतौर पर एकाकिनी पर मैंने लिखा। अभी संयोग की बात है कि जैसे कहें ना कि हमारे यहाँ 12 वर्ष में भी घूरे के दिन बदलते हैं, तो इस विषय का भी दिन बदले। यहाँ तो इस विषय बात ही नहीं करते थे, हिंदी साहित्य के लोगों ने बात ही नहीं की। शिवपूजन साय की भूमिका के बावजूद उस महिला को किसी ने एक अच्छा शब्द नहीं बोला। उसने 2 उपन्यास लिखे थे, दूसरा उपन्यास उसने कम से कम 12 साल बाद छपवाया, कहीं कोई रेस्पॉन्स ही नहीं आया, कोई उत्साहजनक चीज ही नहीं थी। तो हमारे यहाँ जो हालत है वो ये कि अगर कोई लेखिका लिखती है, महिला लिखती है, तो हम उसे प्रेज नहीं करते, उसकी प्रशंसा नहीं करते। मुझे बंगाल इस मामले में रह रह के याद आता है, और हिंदी भाषी क्षेत्र को लेकर मेरे अंदर बहुत गुस्सा अंदर से पैदा होता है। बंगाल में आप सामान्य सी बात बोलिए, और बहुत ही खराब ही कंटेंट वाइज हो भले, तब भी लोग सुनने वाले खूब भालो बोले छो, खूब भालो बोले छो। उसका अच्छा, जाहिर है कि जो आदमी बोल रहा है, मैं जब पहली बार गया तो मुझे लगा कि यार ये तो बहुत बढ़िया लोग हैं यार, हर एक से खूब भालो बोले छो। अब सभी भालो बोल रहे हैं, तो अब बुरा कौन बोल रहा है यहाँ? सोचिए, बंगाल बहुत ज्यादा दूर नहीं है हिंदी भाषी क्षेत्र से, लेकिन हमने प्रशंसा करना नहीं सीखा। अब नेट आउटकम क्या है हमारे बीच में? एकाकिनी उपन्यास लिखने वाली महिला, जो कि बहुत ही बेहतरीन उपन्यास जिसने लिखा, उस पर कोई कमेंट्स नहीं।
लेस्बियन एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट, कोई डिस्कशन नहीं। क्यों डिस्कशन नहीं? हम तो भाई असल में बादशाह के चेले हैं। हमारी जो नींव रखी गई ना दिमाग में, वो बादशाह ने रखी है। और बादशाह को ये जो समलैंगिकता थी, खासतौर पर स्त्री समलैंगिकता थी, ये पसंद नहीं थी। थोड़ी बहुत रही सही कसर जो है बाद में डॉक्टर विल्सन, भंडारकर, इन लोगों ने पूरी कर दी। इनकी भी नजर में जो लेस्बियन सब्जेक्ट था ये अच्छा सब्जेक्ट नहीं है। और ये बहस किस रूप में आई? जैसा मुझे भी शुरू में बताया सुधीर जी ने कि सुबह मथुरा पर बहुत चर्चा हुई है। वो जो सखी संप्रदाय था, 2 संप्रदाय थे वहां, एक है गोपी संप्रदाय और एक है सखी संप्रदाय। कंफ्यूज न करें हम लोग। चैतन्य जो थे वो गोपी संप्रदाय के उन्नायक थे और स्वामी हरदास जो है वो सखी संप्रदाय के उन्नायक थे। उन्होंने बाकायदा सचेत रूप से सखी संप्रदाय को कल्टीवेट किया लिटरेचर में। और जो वहां कोई ड्रेस कोड नहीं है, स्वामी हरदास के यहां कोई ड्रेस कोड नहीं है। दिलचस्प बात बता रहा हूं उपेक्षा की। आज भी आप मथुरा जाइए, सैटरडे संडे कभी भी चले जाइए, तो वृंदावन में आपको कम से कम 30 लाख लोग मिलेंगे। लेकिन स्वामी हरदास के आश्रम पर आपको 30 लोग नहीं मिलेंगे। कहां? सब बांके बिहारी के मंदिर। स्वामी हरदास का आश्रम है मथुरा में, वहां पूजा होती है। वृंदावन में वहां बाकायदा उनका ट्रेडिशन है जिसे वो मेंटेन किए हुए हैं। तो हिंदी लिटरेचर में एक है सखी संप्रदाय और एक है गोपी संप्रदाय। हम लोग जनरली गोपी संप्रदाय और सखी संप्रदाय में मिक्सिंग करते हैं, लेकिन इसे थोड़ा सा अलग करके देखना चाहिए। ये बहुत ही मेरा विनम्र अनुरोध है। सेकंड चीज, ये अचानक लेस्बियन उपन्यास नहीं आया, एक ट्रेडिशन रहा है स्त्रियों का जो कि लगातार इस पूरे ट्रेंड पर लिखती रही हैं। मैंने जब पुस्तक लिखी थी तो मैंने ये बात उस समय ही लिखी थी, और क्योंकि डिस्कशन में अब आज पहली बार इधर आई है पब्लिक डोमेन में यहाँ, तो मैं उसे साझा कर रहा हूं आपसे। तो ये कि लेस्बियन है क्या? एक स्त्री का दूसरी स्त्री के साथ कामुक संबंध? जी नहीं। मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि एक स्त्री का दूसरी स्त्री के साथ कामुक संबंध लेस्बियन नहीं है। फेमिनिस्ट स्कूल में जो लेस्बियन आलोचकाएं थी वो तो इधर के दौर में आई हैं, लेकिन हमारे यहां जो सखी संप्रदाय वाले थे जो हैं, उनमें से जितनी भी सखी संप्रदाय की लेखिकाएं थी उनके कविताओं को हमने अपने तरीके से संकलित किया, उसे लोगों के बीच में हम ले भी गए। मैं सिर्फ नाम बताना चाहता हूं जिससे कि दर्ज रहे हमारे बीच में, जिन्होंने कि इस ट्रेडिशन को विकसित किया। बनी ठनी जी, रूप सखी जी, रानी वक्त कुंवर, प्रिय सखी, चंद्र सखी, रानी बांकावती जी ब्रिजवासी, बाई सुंदरी कुंवर जी, छत्र कुंवर जी, श्री सुंदर सखी, श्री ललित किशोरी, ललित माधुरी, गंगाबाई, विठल गिरधरन, अलवेली अली, रतन अली, संकेत अली, बल्लभ अली, जनहर अली, सहजोबाई, दयाबाई, सरस माधुरी, रूप माधुरी। ये लंबी लिस्ट है। हमने क्या किया कि ये जो राधा कृष्ण में इसे कन्वर्ट करके, और जो अभी ये जो कह रही थी ना कि हमारे यहाँ मैंने कल भी ये बात कही थी, हमारे यहाँ छुपाने की आदत है। जो सामने दिख रहा है उसे हम देखना ही नहीं चाहते।
लिटरेरी क्रिटिसिज्म का, किसी भी सार्वजनिक वाद विवाद का, और खासतौर पर पढ़े लिखे लोगों के बीच के वाद विवाद का जो सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि चीजों को उद्घाटित किया जाए, उजागर किया जाए, जो छिपी हुई चीजें उन्हें बताया जाए। हमें यह देखना चाहिए कि हमारे यहां जो ट्रेडिशन में ऐसी स्त्री लेखिकाएं रही हैं जिन्होंने के अपने को स्त्री के साथ में केंद्र में रख के लिखा है, तो हमने चर्चा ही नहीं की, जिसमें एक खाली नमूने के तौर पर बता रहा हूं, ये जो रानी वक्त कुंवर जो है, ये इनकी कम से कम 1 दर्जन किताबें हैं। अच्छा, मजाल है कि आप ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म के दायरे में इसे ले आए किसी को भी, क्योंकि मेरी दुकान चल रही है, मैं प्रोफेसर हूं, मैं पढ़ाता हूं, मैं तय करता हूं कि हिंदी आलोचना में क्या पढ़ाया जाएगा, क्या नहीं पढ़ाया जाएगा। मैंने इस स्त्री को दाखिल ही होने नहीं दिया। पहली बार ऐसा हुआ है, जानते हैं, कि 2 महिलाएं बोली हैं और मैं बहुत ही, जिसे कहें, मैं सबसे ज्यादा सुकून की स्थिति में था मैं अभी। अंततः क्या होता है, हम बोलते हैं, ये सुनती हैं, ज्ञान तो मेरे पास है, अधिकारी तो मैं हूं, यह कैसे हो सकती है अधिकारी? ठीक है, प्रोफेसर होंगी, लेकिन बताएंगे तो कौन? बिपिन चंद्रा। ये जो मेल जो दृष्टि है, वो आपकी एकेडमिक्स के पूरे खासतौर पर इस डिस्कोर्स को प्रभावित करती रही है, पहली चीज। दूसरी चीज जिसे मैं चूंकि लोग बहुत ही, मैंने सुना है कि पिछले सेशन में बहुत ज्यादा गर्म बात हुई है और मैं प्रिएम्प्टिव ढंग से मैं तैयार करके लाया था, लेकिन वो काम लग गई मेरे। भंडारकर साहब जो बहुत बड़े हिस्टोरियंस थे, जिनके हम बड़े ऋणी हैं, मैं एक पैराग्राफ उनका पढ़ के सुना रहा हूं आपको। सखी संप्रदाय पर उनकी राय क्या है। मैं 5-7 मिनट लूंगा ज्यादा से ज्यादा उसी पर, उपन्यास पर, ज्यादा नहीं लूंगा। कारण क्या है कि मसला बहुत सीरियस है। ये मैं सिर्फ उस उपन्यास तक केंद्रित होकर नहीं निकलना चाहता। भंडारकर साहब कहते हैं, श्री कृष्ण से भी ऊपर राधा की उपासना ने एक ऐसे संप्रदाय को जन्म दिया। उनकी पुस्तक है वैष्णवी सिविज्म एंड अदर माइनर रिलीजियस सिस्टम। उसका एक पैसेज मैं सुना रहा हूं आपको। वो लिखते हैं कि श्री कृष्ण से भी ऊपर राधा की उपासना ने एक ऐसे संप्रदाय को जन्म दिया जिसके अनुयायी स्त्रियों जैसी वेशभूषा धारण करते हैं, उनके जैसे साधारण व्यवहार करते हैं, करते हुए वे अपने को मासिक धर्म से भी प्रभावित मानते हैं। यानी वो जो लोग स्त्री वेशभूषा रखते हैं, वे लोग कहते हैं हमें मंथली पीरियड भी हुआ है। उनके वेश और कार्य इतने अरुचिकर होते हैं कि वे प्राय जनता में दिखाई नहीं देते और संख्या में भी कम हैं। उनका लक्ष्य है राधा का किंकरत्व अथवा सखित्व प्राप्त करना और अपने को संभवतः सखी भावी कहते हैं। यह दिखाने के लिए उनकी ओर लक्ष्य करना आवश्यक है कि जब स्त्री तत्व को प्रतीक मानकर उसे उपासनीय बनाया जाता है, तब ऐसे घृणित दुराचार अवश्य ही उत्पन्न हो जाते हैं। आखिरी पंक्ति जहां से अब मैं बात शुरू करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं, त्रिपुर सुंदरी के रूप में दुर्गा की उपासना का ठीक यही परिणाम हुआ है। लेस्बियन क्या है? जैसे कि मैं आपसे शुरू में अभी कहा मैंने आपसे कि लेस्बियन का मतलब एक स्त्री का दूसरी स्त्री के साथ कामुक संबंध नहीं है। लेस्बियन वह स्त्री है जो कि पुरुष संदर्भ से अपने को परिभाषित नहीं करती। उठा के देखिए परंपरा को। भंडारकर ने सही जगह ले गए वो, क्योंकि हमारे यहां जो शक्ति संप्रदाय की जो देवियां हैं, इनमें अधिकतर देवियों की स्थिति है कि ये अनमैरिड हैं, इनके बाप का पता नहीं है, और जिसके पुरुष संदर्भ का पता नहीं है वो तो एकदम चिंता की चीज है मेरे लिए। मुझे वह स्त्री अच्छी लगती है, विमर्श में भी वह स्त्री अच्छी लगती है, चित्रण में भी वह स्त्री लगती है जो पुरुष संदर्भ से व्याख्यायित की गई है। तो लेस्बियन में कौन लोग आते हैं? सखी
सखी संप्रदाय में कौन लोग आते हैं? वे लोग आते हैं जिसमें त्रिपुर सुंदरी तक शामिल है, क्योंकि यहाँ तो कोई चीज आध्यात्मिक रूपकों के जरिए, प्रतीकों के बिना तो होती नहीं है, तो जाहिर है कि उनको शामिल करना जरूरी है। एक अन्य चीज जो कि बहुत ही जरूरी चीज है, वो ये कि आखिर ये लेस्बियन में ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से मैं इसे प्रेज करूं? इन सखियों में, गोपियों में ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से मैं इनको प्रेज करूं? इन औरतों में ऐसी क्या चीज है जिसको मैं प्रेज करूं? इनका शरीर, सेक्स, इनका अच्छा व्यवहार? जी नहीं। सभी लेस्बियन लिटरेरी क्रिटिक इस बात पर एक मत हैं, एंड्रेनी रिच से लेके मोनिका बीटिंग तक सभी लोग इस बात से एक मत है कि लेस्बियन स्त्री वह है जो ऊर्जा से भरी हुई है। लेस्बियन स्त्री वह है जो कि शक्ति का, यानी पावर का एक तरह से प्रतीक है। अच्छा, हम इस रूप में सोच ही नहीं रहे हैं उसके बारे में। हम क्या सोच रहे हैं? वो सिर्फ दो औरतों के बीच का मामला है और वो दो औरतों के बीच में कोई शारीरिक संबंध की समस्या है, बस। बाकी इससे ज्यादा हम नहीं सोच रहे हैं। ऊर्जा और शक्ति के स्रोत के रूप में लेस्बियन को देखना ये बुनियादी शर्त है, ये उसकी कॉन्सेप्चुअल शर्त है कि हम लेस्बियन को कहां से देखें। हम उसे देखें ऊर्जा और शक्ति के रूप में। एक अन्य चीज जिसको के वो ये कि ये अपनी जो भी पहचान इनकी मिलती है वो पुरुष संदर्भ के बिना मिलती है। इनकी आइडेंटिटी पुरुष के साथ जोड़कर नहीं मिलती। तो हमारे लिए कौन सी चीज बड़ी हो गई व्यवहार में? कौन सी चीज मूल्यवान हो गई डिस्कशन के लिए? स्त्री की ऊर्जा, स्त्री की उसकी पावर। अब कितना सुंदर बोल रही थी। मैं तो कल डर रहा था, इनको देख रहा था, मैं डर रहा था कि आज ये बोलेंगे, पता नहीं क्या बोलेंगे, भगवान जाने। मैं सच कह रहा हूं आपसे, मैं अपने मन की कह रहा हूं। लेकिन जब इन्होंने बोलना शुरू किया तो एकदम दिल जीत लिया। अच्छा, हम इतने निगुरे लोग हो चुके हैं कि हम कभी सीधे प्रशंसा नहीं करते। औरतें हैं ना, प्रशंसा करेंगे तो छोटे न हो जाएंगे। इसका एक बड़ा कारण यह है कि हमने अपने बीच में जो चीज मैं शेयर करना चाहता हूं, शेयरिंग, अनुभूतियों से लेके बाकी चीजों में शेयरिंग का जो भाव है वो बहुत इंपॉर्टेंट भाव है जो लेस्बियन के अंदर है। वो इमोशनल शेयरिंग करती है, वो आइडियोलॉजिकल शेयरिंग करती है। और आखिरी एक दो बात मैं उपन्यास के बारे में, क्योंकि 2-1 मिनट मेरे हाथ में है। वो ये कि ये जो उपन्यास है, इस उपन्यास में 7 कैरेक्टर हैं, इनमें 5 कैरेक्टर महिलाएं हैं। और जो इसमें जो हीरोइन है वो 2 हैं। मजेदार बात यह है कि उसमें जो मेजर कैरेक्टर है वो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करती, लेकिन बाकी सब कैरेक्टर पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं। सारे कैरेक्टर जो है फ्रीडम मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। लेस्बियन, अब आशा साहेब को ये पता नहीं था कि जो मूल चरित्र है वो मूल चरित्र पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करता। वो इसके तर्क को नहीं जानती थी। लेकिन ज्यादातर जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म है लेस्बियन का, वो इस बात पर जोर देते हैं कि लेस्बियन कैरेक्टर को पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए। 47 में एक हाउसवाइफ उपन्यास लिख रही है और वह किससे प्रभावित होगी, ये मेरा अनुमान है। एलिस हेवलॉक की जो पुस्तक थी वो हिंदी में आ चुकी थी 4 साल पहले, और निश्चित तौर पर उस पुस्तक का आशा साहे के दृष्टिकोण पर असर दिखाई देता है।
हैवलॉक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस बात को कहा था कि ये एक कोई घृणित चीज नहीं है। इसलिए वहां पर एक प्रेज के तौर पर, एक सम्मान के तौर पर, प्रेम के तौर पर, आदर के तौर पर लेस्बियन रिलेशन को चित्रित किया गया है। सो मेरे लिए एक ही सबक हो सकता है कि लेस्बियन मेरे लिए अनटचेबल, घृणा की चीज नहीं है। मैं उसे एक कामुक संबंध के तौर पर न देखूं। '47 में ऐसी कौन सी चीज घट रही थी जिसकी वजह से ये चीज की जरूरत पड़ी? मेरे पास कारण उत्तर नहीं है। हां, एक चीज घट रही थी जो कि मैंने कहा कि वो सखी संप्रदाय में एक ट्रेडिशन था, लेकिन दूसरी चीज घट रही थी जो कि डिस्कोर्स से बाहर है, जो कि मुझे बाद में पता चली। वो मैं मेंशन करके बात खत्म कर रहा हूं क्योंकि टाइम नहीं है। उर्दू साहित्य की एक कहानी का तो खूब जिक्र होता है यहां पर, लिहाफ का, लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि उर्दू साहित्य में बड़े पैमाने पर लेस्बियन लिटरेचर लिखा गया है। तो कहीं ना कहीं वो जो हम कहते हैं ना कि पड़ोसी से हम लोग प्रभावित होते हैं, तो उर्दू साहित्य से हम लोग प्रभावित तो हुए। हमारे यहाँ ये चीज आई तो सही, ये बात दूसरी है कि ये चीज एक हाउसवाइफ ने पकड़ी और वो आई, और क्या करना चाहिए हमें? एक हाउसवाइफ एक ऐसे विषय पर लिख सकती है जिसको कि सभी लोग एक तरह से नफरत की नजर से देखते हैं, जिस पर कोई बात नहीं करना चाहता। दूसरा जो लेसन जो मुझे लगता है कि हमें मिलता है वो ये कि हमें लिटरेचर लिखते समय, कहानी लिखते समय, उपन्यास लिखते समय उन क्षेत्रों में प्रवेश करना चाहिए जिनके बारे में लोग नहीं जानते। अमूमन होता यह कि हम जब लिखने जाते हैं तो हम वही लिखते हैं जिसे लोग जानते हैं। जिसे नहीं जानते, वो जीवन में छिपा हुआ है, उसे बाहर लाया जाना चाहिए। ये छिपा हुआ था, अगर वो बाहर नहीं लाती मुझे वो किताब नहीं मिलती। इसलिए मैं अभय जी का मतलब हृदय से शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे इसको जिसे कहें कि आशा सहाय को याद करने का ये अवसर प्रदान किया आपने। और स्त्री चेतना के विकास में लेस्बियन दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। ये बात कह के मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। धन्यवाद जगेश्वर जी। अब हमारे पास 30 मिनट हैं सवाल जवाब के लिए और टिप्पणी के लिए भी। तो बोलिए। टिप्पणी है जो प्रोफेसर सीमा बाबा ने प्रेजेंटेशन किया था, जो उन्होंने बताया, बहुत अच्छा लेक्चर था मैम। और आप वासुदेव शरण अग्रवाल की बात कर रही थी, मैंने उनको थोड़ा क्लोजली पढ़ा है, तो उन्होंने उन पर ये प्राय उनकी जो स्टडीज इन इंडियन आर्ट या भारतीय कला, इन पुस्तकों पर ज़्यादा या दोहद पर जो उन्होंने लिखा है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है, तो उस पर देना चाहिए। और उसमें उन्होंने 3 बातें स्पष्ट की। एक तो कि जो भारतीय स्त्री है, हालांकि ये सब उनके सामने तब इतनी बड़ी चुनौती आई भी नहीं थी, पहली बार लिखना था और उनके सामने एक मॉडल था जो उपनिवेशवादी इतिहासकारों ने लिखा था, कला इतिहासकारों ने, तो उसका प्रतिकार न करते हुए बल्कि जो वास्तविकता थी, जैसा कि कुमार स्वामी और उनके साथ के लोग कर रहे थे, उसको रखना ज़्यादा था। तो उसमें उन्होंने कहा कि ये जो स्त्रियां दिख रही हैं गांधार से लेकर मथुरा तक या राजघाट बनारस में, उनके वो भारतीय जीवन से ही आई हुई हैं, भारत की जनता से ही आई हुई हैं। साहित्य में भी उनका वर्णन है, खिलौनों में भी वर्णन है, और ऐसी स्त्रियां पाई जाती हैं, मतलब अभी भी हैं, क्योंकि वो खूब घूम टहल रहे थे और यहाँ दिल्ली में म्यूजियम में काम भी कर रहे थे। तो कह रहे थे या जो दिख रहा है अतीत, ये भारत का स्वाभाविक अतीत है,
भारत को ऐसे ही होना था। एक निबंध में उन्होंने कहा है कि भारत का स्वाभाविक अतीत है, ये ऐसे ही होना था और ये जो वर्तमान उसी दिशा में बढ़ता हुआ चला आ रहा है। अब बाद में दिक्कत ये हो जाती है कि या तो उसको एक लोग सैनिटाइज्ड पास्ट के रूप में देखने या दिखाने के आदी हो जाते हैं, या जो जिस जगह से आया है, जिसकी आइडियोलॉजिकल पोजीशनिंग जैसी है या जेंडर पोजीशनिंग है, उसकी वैसी ही वहाँ व्याख्या करने लगता है। लेकिन अग्रवाल साहब इससे थोड़ा जुदा किस्म के थे, भारतीय किस्म के स्कॉलर, तो उन्होंने उसको देखा कि भारत ऐसे ही था। मैं आपसे पूरी तरह इत्तेफाक रखती हूँ कि वीएस अग्रवाला एक बहुत ही सहज स्कॉलर थे जो पूरी तरह भारतीयता पर आधारित थे। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी से एंगेज ही नहीं किया, ना उन्होंने उसको अपोलोजाइज किया, ना एंगेज किया, ना बोला। उन्होंने भारतीय संदर्भ में भारतीय कला को पढ़ा। और आई थिंक डीकॉलोनाइजेशन का एक कोई अगर हमारे पास उदाहरण है तो वीएस अग्रवाला है ना, जिन्होंने भारत की मतलब उन्होंने तो भारतीय कला को इस तरह से सहज रूप से उस ट्रेडिशन से जोड़ा जहां से वो उत्पन्न हुई थी, कि उन्होंने जैसे कि एक कलाकृति है जिसको उन्होंने नाम दिया दुग्ध धारणी। अब मैं मर गई पूरा ढूंढ के कि ये कहाँ से आया, ये शब्द कहाँ से आया, ये कौन सी आलस कन्या है, ये कौन सी सुर सुंदरी है। पता लगा कि उन्होंने नाम दिया था। हाँ, अब उन्होंने नाम दे दिया। पिछले 50 साल से हर एक कैटलॉग में उसका वर्णन है, दुग्ध धारणी, दुग्ध धारणी, दुग्ध धारणी। अब ये पता लगा कि ये ना शिरनवा से आया है, ना शिव प्रकाश से आया है, ना विष्णु धर्मोत्तर पुराण से आया है, ये वीएस अग्रवाला जी से आया है। हाँ, तो उन्होंने ऐसी चीज की है जो भारतीय कला में अनुपम है, कि इतना डीकॉलोनाइज किया है उसे। थैंक यू। और कौन है? नाम भी बता दीजिए। मेरा नाम लतिका वशिष्ठ है। मेरे को बहुत अच्छी लगी आप सबकी प्रेजेंटेशन। मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल है प्रोफेसर चतुर्वेदी से। सर, दिस इज़ वेरी पावरफुल कि आप कह रहे हैं कि हमें लेस्बियनिज्म को सिर्फ सेक्सुअलिटी, कामुकता से नहीं जोड़ के देखना चाहिए, एंड इट इज़ अबाउट, आपने पूरा ऊर्जा और शक्ति। But I'm just thinking that can we romanticize Urja and Shakti? Because historically, we've had examples of women who supposedly have been outside patriarchy and outside male influence and full of energy and Urja, but not necessarily how we would want to see female power. Like for example, Margaret Thatcher. So this is my question to you. मैम से मेरा सवाल है अबाउट, इट इज नॉट अबाउट, एक शब्द मैं बोल दूं क्योंकि सब हम लोग कंफ्यूज कराएंगे आप जी। आप इनसे सवाल करिएगा। आशा साय ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया है आपके प्रश्न का, उस उपन्यास में ही है। उन्होंने कहा कि हम देवी नहीं होना चाहती, हम मानवीय होना चाहती हैं। दैट्स ऑल। If I can just ask my question to Professor Bawa, it's about the contemporary, not so much about the history and not related to art, but about the Sabrimala issue, where the question is of exclusion of women precisely on account of their bodies, menstruating bodies. और Sabrimala decision में जो हमारे चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ हैं, उन्होंने women को आर्टिकल 17 के अंदर पढ़ लिया है, untouchability, कि women historically have been treated as untouchables, and इसीलिए उन्होंने बोला कि ये exclusion acceptable नहीं है। And because Lord Ayappa के deities जो deity है, even if the deity is ब्रह्मचारी, लेकिन हम ये accept नहीं करेंगे because this is based on untouchability। जो dissenting judge थी इंदु मल्होत्रा, woman, जिन्होंने बोला कि मैं religion के question में enter ही नहीं करना चाहती हूँ, और अगर रिलीजन का लॉजिक ये है that they will exclude women on account of their menstruating bodies, मैं इसमें भी नहीं एंटर करूँगी because this is not as pernicious as sati.
तो अगर सती जैसा परनिशियस एक्ट होगा, इतना इवल होगा, तो कोर्ट उसको स्टॉप करेगी. नहीं तो हम द लॉजिक ऑफ रिलीजन, even if it is irrational, the secular court would not enter it. So how would you respond to it? My personal opinion or my politically correct opinion? हाँ? नहीं, लेकिन ये सवाल प्रेजेंटेशन से जुड़ा भी नहीं है. My personal opinion is that how does one segregate faith and say this part I will accept but this I will not accept, right? If that tradition says that this deity is not a brahmachari, then you accept that deity in entirety or you do not, right? So the point is that how do you say कि हम 25% accept करेंगे और 50% नहीं करेंगे? Where is that 25 and 50 का thingy? That's my opinion. शाहिद. थैंक यू. ये पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद कर दूं, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन रही सबकी, बहुत इन्फॉर्मेटिव रही. अच्छा, कल मैंने जो पेपर पढ़ा था उससे कि मैंने हरम के एक कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में जो एडमिनिस्ट्रेशन में भी इन्वॉल्व था उस पर बात की थी, और मैं वो रुचिका से एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट आप बात करेंगे, बट वो थोड़ा सा मिसिंग रहा. कि ये कि जब हरम की बात करते हैं और हम इसको बहुत जनरलाइज कर देते हैं, स्टीरियोटाइप रहता है कि वो श्रृंगार पे हमने ज़्यादा बात की है, लेकिन हम इस पे बात क्यों नहीं करते कि वही हरम है जो पॉलिटिकल एडवाइजर्स के रूप में काम कर रहा है, रूलर्स के रूप में भी काम कर रहा है, और मैट्रिमोनियल अलायंसेस जो दो इंपीरियल पावर्स के बीच में हो रहा है उसमें बहुत रोल प्ले किया है इसमें. जैसे अगर बाबर की बात करें, मैं अगर शुरू से चलूं तो बाबर की बहन का, माँ का और दादी का जिस तरह से रोल प्ले किया गया, तो वो हरम के एक उस सेगमेंट में नहीं रखे जा सकते वो. उसके बाद फिर अगर अकबर पे आए तो महामंगा का जो रोल था वो पेटीकोट गवर्नमेंट और वो पूरी डिस्कोर्स. उसके बाद आगे चलते हैं तो नूरजहां का, नूरजहां उससे कहीं आगे चली जाती हैं, जबकि वो एक किस्सा है जहांगीर किडनैप हो जाते हैं, महाबत खान उनको किडनैप कर लेता है, तो नूरजहां फाइट करने जाती हैं और वो घायल भी होती हैं. तो देखिए हरम का रोल किस तरह से. और लास्ट में ये कि जब 1857 होता है तो जब बहादुर शाह जफर का ट्रायल स्टार्ट होता है तो नेशनल आर्काइव्स में और यूपी स्टेट आर्काइव में फाइल्स हैं जिसमें इनके हरम की लगभग 15 से 20 विमेंस पे केस चलते हैं और उनको कॉन्स्पिरेटर के रूप में देखा जाता है. तो वो हरम में ही सिर्फ एक काम नहीं कर रही थी, वो एंटी इंपीरियलिस्ट और रूल्स में और रेगुलेशंस में और कैसे उसको बचाएं, क्या करें, उसमें भी वर्क कर रही थी. उस पे मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि आप. थैंक यू शाहिद. आई थिंक मैं जितना फोकस चाहती थी मैं दे नहीं पाई, क्योंकि आई थिंक हरम को लेकर के भी या कोई भी जो विमेन वाले स्पेसेस रहते हैं, जो अंतपुर या वट एवर यू माइट वांट टू कॉल इट, मुझे लगता है कि हम उसमें अगर वही एक तरफे तरह से औरतों को देखते हैं, जहाँ पे औरतों का साज श्रृंगार उनकी पसंद या उनकी नापसंद ना होकर के उनकी इकलौती पहचान बन जाता है, और उसको भी हम लोग सेक्सुअलाइज कर देते हैं कि औरतें श्रृंगार कर रही हैं आदमियों का अटेंशन जीतने के लिए. आई थिंक ऑल वुमेन कैन वाउच कि अगर हम नया नोज पिन पहनते हैं, हमारी विमेन फ्रेंड्स विल नोटिस इट मोर देन आवर पार्टनर्स नोटिसिंग इट फर्स्ट. आई मीन लेट्स एक्सेप्ट इट. हाँ, तो ये बहुत आई थिंक भूल जाना चाहिए पुरुषों को कि हम उनके लिए सज रहे होते हैं, बिकॉज नोटिस ही नहीं करते हैं, पहली बात. सो कैसे हम देखेंगे फिर उनकी पावर को या उनकी बॉडीली जो ऑटोनॉमी है. मुझे एक एग्जांपल याद आता है जो रूबी लाल यूज करती हैं कि जब अकबर ये नियम लागू करते हैं कि अब से औरतें विल बी इन सेक्लूजन, और उसके बाद में औरतें एक तरह का रिवोल्ट करते हैं कि हम लोग हज पर जा रहे हैं. अब हज पर जाने के लिए तो नहीं रोक सकते हैं अकबर घर की औरतों को, पर उस पर फिर ये कहती है कि हम सब चले जाएंगे तो सलाहकार कौन होगा. तो पीछे से किसी एक को छोड़कर जाया जाए तो उनकी मदर को, हाजी बेगम को छोड़
के जाते हैं कि सलाह चाहिए होगी तो पास में कौन रहेगा। तो अगेन टेलिंग अस दैट मेन वुड ऑफन, अगर सलाह लेनी होगी तो घर की जो हरम की जो औरतें हैं, हमें पता है अकबर और जहांगीर के जो रेबेल होता है, जो रेबेलियन करता है जहांगीर, उसमें दे वेरी प्लेफुली दे सेंड हाजी बेगम, बिकॉज हाजी बेगम का इतना सम्मानजनक पदवी है कि ना तो पुत्र ही उनके खिलाफ जाता है, पोता तो खिलाफ जा ही नहीं सकता है। तो ये बहुत ही सटल एक हायरार्की है जहां पर मुगल परिवार में औरतों को आप वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे आप नोबिलिटी से खुद को ट्रीट करवाना चाहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि नोबिलिटी वाला मनसबदार आपको आकर के आपकी अपनी दहलीज पे अपने राज्य के आकर के आपका हाथ चूमे, तो जब आपकी माँ आ रही है आप वही सम्मान अपनी रॉयल मदर को देंगे कि आप दहलीज पर शहर की जाकर उनका हाथ चूम करके उनको शहर में लेकर के आएंगे। तो यू रियलाइज दैट, और ये आई थिंक बहुत छगतई एक नोशन भी है जहाँ पे औरतों का एक रोल है जो पॉलिटिकल रोल भी है, जो आई थिंक हमारे यहाँ पे राजपूतों में भी नजर आता है कि औरतों का जिस परिवार से वो आती हैं, शादी का जो संबंध बनता है उसमें एक जो मामा का परिवार है वो उसी तरह से मेंशन किया जाता है जिस तरह से पिता का परिवार मेंशन किया जाता है। तो मुझे ये लगता है, और फिर वो पूरा का पूरा जो बात है घुरेगान वाला कि सन इन लॉ, द मुगल्स आर नोन एज घुरेगानिया इन ईरान, उनको मुगल नहीं कहा जाता है। तो इसका मतलब औरतों का जो राजनीतिक संबंध है एक राजनीतिक परिवारों से, और जो वो दो परिवारों को जोड़ रही हैं, इसका मतलब उनका रोल सिर्फ एक कोने में रखा रोल नहीं है, वो बहुत एक एक्टिव रोल प्ले कर रही हैं। हमारा आई थिंक दुर्भाग्य है कि हमारे पास वो इतिहास लिखित नहीं है, लेकिन जैसे हम जहांगीर की जब जहांगीरनामा पढ़ते हैं तो 30 बार नूरजहां का नाम आता है। मतलब